आज के इस विशेष और अकादमिक चर्चा में सभी अध्ययनकर्ताओं का स्वागत है। जी, सभी का स्वागत है। हमारे सामने आज द आर्किटेक्ट्स गाइड्स टू एजुकेशनल रिसर्च मेथोडोलॉजी के काफी विस्तृत अंश रखे हुए हैं। बिल्कुल, और इसका जो सबसे मुख्य केंद्र है, वो है यूनिट 4, यानी शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली। हाँ हाँ, वही। और विशेष रूप से उन गंभीर उम्मीदवारों के लिए जो यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं, ये चर्चा किसी मास्टर क्लास से कम नहीं होगी। आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ सतह को छूना नहीं है। सही कहा। हमें इस पूरी यूनिट के हर एक वैचारिक पेज को खोलना है, अनुसंधान के प्रकारों से लेकर जटिल सांख्यिकीय तकनीकों तक। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को इसके सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आखिर इस अनुसंधान की आवश्यकता ही क्या है? आज की ये जो गहरी चर्चा है ना, ये शिक्षा के क्षेत्र को समझने वाले हर उस इंसान के लिए गेम चेंजर होने वाली है जो जो इसमें अपना करियर बनाना चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है एजुकेशनल रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली। हाँ, और जो उम्मीदवार उच्च शिक्षा में आना चाहते हैं, खास तौर पर यूजीसी नेट एजुकेशन, जेआरएफ या यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये चर्चा बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। मैं तो कहूंगा कि ये विषय अपने आप में एक डबल बोनांजा है। डबल बोनांजा कैसे? थोड़े से समझाएंगे? देखिए, अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस को ध्यान से देखें ना, तो ये एक ऐसा अनूठा हिस्सा है जो पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड और पेपर 2 के एजुकेशन दोनों में गहराई से ओवरलैप करता है। मतलब इस एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का सीधा सा अर्थ है परीक्षा के एक बहुत बड़े हिस्से को सुरक्षित कर लेना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और सिर्फ परीक्षा ही नहीं, अगर कोई भविष्य में पीएचडी करना चाहता है या एक बेहतरीन असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, तो ये उसके पूरे करियर की नींव है। तो चलिए इस नींव को थोड़ा और मजबूत करते हैं। हमारे पास आज जो स्रोत है वो यूनिट 4 के कॉन्सेप्ट, नेचर, टाइप्स और मेथड्स को पूरी तरह से कवर करने वाली स्लाइड्स है। और आज हमारा मिशन इन तथ्यों को सिर्फ रटना नहीं है, हम एक अनुभवी असिस्टेंट प्रोफेसर के नजरिए से इन अवधारणाओं की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, ये रिसर्च शब्द आखिर है क्या? क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि जो पहले से मौजूद है उसी को बस नए तरीके से पेश कर देना रिसर्च है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। जब हम फिर से खोजने की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई अंधाधुंध दोहराव नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है किसी समस्या की तह तक जाने के लिए एक बहुत ही सावधान, व्यवस्थित और ऑब्जेक्टिव जांच करना, तथ्यों को स्थापित करने के लिए। और जब हम इसी वैज्ञानिक पद्धति को शिक्षा की समस्याओं पर लागू करते हैं, जैसे कि शिक्षण या पाठ्यक्रम की समस्याओं पर, तो वो शैक्षिक अनुसंधान बन जाता है। बिल्कुल सही। सोचिए, एक क्लासरूम में कुछ बच्चे गणित में लगातार फेल हो रहे हैं। एक आम इंसान शायद कह दे कि बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन एक रिसर्चर इस तरह के अनुमान नहीं लगाता है। नहीं लगाता। वो ये देखेगा कि क्या पढ़ाने का तरीका गलत है, क्या पाठ्यक्रम में कोई कमी है। वो बाकायदा डेटा इकट्ठा करेगा और सबूतों के आधार पर समाधान निकालेगा। शायद यही कारण है कि विद्वानों ने इसे इतने कड़े शब्दों में परिभाषित किया है, जैसे कि जॉन डब्ल्यू बेस्ट की परिभाषा मुझे याद आ रही है। हाँ, जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने इसे शैक्षिक स्थितियों में व्यवहार के विज्ञान के विकास की दिशा में निर्देशित बताया है। उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि शिक्षा के माहौल में इंसान का व्यवहार कैसे काम करता है। और वहीं दूसरी तरफ सीसी क्रॉफर्ड की भी परिभाषा है। वो इसे सोचने की एक व्यवस्थित और परिष्कृत तकनीक कहते हैं। मतलब किसी समस्या का अधिक पर्याप्त समाधान प्राप्त करने के लिए सोचना। बिल्कुल। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षाओं में अक्सर इन परिभाषाओं के कीवर्ड्स सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो जब भी परीक्षा में व्यवहार का विज्ञान या साइंस ऑफ बिहेवियर दिखे, तो उसका सीधा कनेक्शन जॉन डब्ल्यू बेस्ट से होना चाहिए। एकदम सही। और जहां सोचने की परिष्कृत तकनीक या रिफाइंड टेक्निक ऑफ थिंकिंग की बात हो, वहां क्रॉफर्ड का नाम आना चाहिए। ये क्रॉफर्ड का नजरिया मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। वो रिसर्च को कोई यांत्रिक काम नहीं मानते। हाँ, वह इसे इंसान के सोचने के तरीके का एक अपग्रेडेड वर्जन मानते हैं।
तो ये अपग्रेडेड थिंकिंग असल जिंदगी में दिखती कैसी है? मेरा मतलब है एक शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति या उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए? इसकी 5 प्रमुख विशेषताएं हैं जिन पर हमें गहरी चर्चा करनी चाहिए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। ते समय उन्हें दरवाजे के बाहर छोड़ना पड़ता है। रिसर्च केवल तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, आपकी भावनाओं पर नहीं। मतलब अगर मुझे लगता है कि डिजिटल स्क्रीन से पढ़ाई नुकसानदायक है और मैं इसी मानसिकता के साथ रिसर्च करूं, तो मैं शायद अनजाने में वही डेटा जमा करूंगी जो मेरी बात को सही साबित करे। और एक अच्छी रिसर्च में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी विशेषता है इसका एम्पिरिकल या अनुभवजन्य होना। अनुभवजन्य मतलब केवल सिद्धांतों पर बात न करना, बल्कि वास्तविक दुनिया के डेटा और मापने योग्य साक्ष्यों पर आधारित होना। हाँ, जिसे हम ऑब्जर्वेबल एविडेंस कहते हैं। हम बंद कमरे में बैठकर नीतियां नहीं बना सकते। तीसरी विशेषता है इसका व्यवस्थित या सिस्टमैटिक होना। इसका मतलब है कि रिसर्च का एक तार्किक क्रम होता है, हम बीच से शुरुआत नहीं कर सकते। एग्जैक्टली एक बहुत ही स्पष्ट लॉजिकल सीक्वेंस होता है। सबसे पहले एक समस्या या प्रॉब्लम होती है, हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहते हैं। फिर डेटा जमा किया जाता है और अंत में जाकर निष्कर्ष या कंक्लूजन निकलता है। इस क्रम को तोड़ा नहीं जा सकता। और चौथी विशेषता है सत्यापन योग्य या रेप्लिकेबल होना। हाँ, अगर कोई रिसर्च रेप्लिकेबल नहीं है तो वो रिसर्च नहीं, बस एक संयोग है। अन्य शोधकर्ताओं को भी इसे दोहराकर समान परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। और पांचवी विशेषता है अंतःविषय या इंटरडिसिप्लिनरी होना, क्योंकि शिक्षा कोई ऐसा विषय तो है नहीं जो अकेले खड़ा हो। बिल्कुल, हमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र से विचारोद्धार लेने पड़ते हैं। तो इन सब विशेषताओं को जानने के बाद एक सवाल उठता है कि शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता आखिर है क्यों? इसके उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य रूप से 5 उद्देश्य हैं। पहला है व्यावहारिक कक्षा की समस्याओं को हल करना। दूसरा होगा पाठ्यक्रम का विकास करना, यानी सिलेबस को अपडेट करना। तीसरा है शिक्षण विधियों में सुधार लाना। चौथा है सिद्धांत निर्माण या थ्योरी बिल्डिंग, यानी सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज करना। और पांचवा सबसे अहम उद्देश्य है नीति निर्माण या पॉलिसी मेकिंग। हाँ, आज हम जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या NEP 2020 देख रहे हैं, वो रातों रात नहीं बनी है। इसके लिए डेटा इसी शैक्षिक अनुसंधान से आता है। ये नीति निर्माण वाला पहलू सच में बहुत प्रभावशाली है। अब अगर हम थ्योरी बिल्डिंग की बात करें तो इससे मुझे रिसर्च के प्रकार याद आते हैं। अनुसंधान के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: मौलिक, व्यावहारिक और क्रियात्मक। तो चलिए मौलिक अनुसंधान से शुरू करते हैं। इसे फंडामेंटल, बेसिक या प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। इसे अक्सर ज्ञान के लिए ज्ञान के रूप में पेश किया जाता है। इसका आउटपुट नए सिद्धांत बनाना होता है। और इसकी सामान्यीकरण या जनरलाइजेबिलिटी क्षमता बहुत उच्च होती है ना? मतलब ये पूरी दुनिया पर लागू होता है। बिल्कुल सार्वभौमिक होती है, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये तत्काल समस्याओं को हल नहीं करते। तो तत्काल और बड़ी व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च या व्यावहारिक अनुसंधान का उपयोग करते हैं। हाँ, अप्लाइड रिसर्च उन्हीं मौलिक सिद्धांतों का उपयोग करके राज्य या राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को हल करता है। जैसे अगर कोई राज्य पियाजे के सिद्धांत का उपयोग करके अपना गणित का पाठ्यक्रम डिजाइन कर रहा है, तो वो अप्लाइड रिसर्च है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। लेकिन परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तीसरा प्रकार, क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च। ये सच में बहुत हाई यील्ड टॉपिक है। तो ये एक्शन रिसर्च इन दोनों से अलग कैसे है? इसका लक्ष्य बहुत ही तत्काल, स्थानीय और विशिष्ट समस्या को हल करना है। और सबसे बड़ी बात, यह पेशेवर वैज्ञानिकों द्वारा नहीं किया जाता। मतलब ये जमीन पर काम करने वाले पेशेवरों द्वारा किया जाता है, जैसे शिक्षकों या प्रिंसिपलों द्वारा? बिल्कुल। इसकी सेटिंग कक्षा या स्कूल स्तर की होती है और इसकी सामान्यकरण क्षमता 0 या बहुत कम होती है। मतलब अगर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों की वर्तनी या स्पेलिंग की गलतियों को सुधारने के लिए कोई तरीका निकालती है, तो जरूरी नहीं कि वो तरीका दूसरे स्कूल में भी काम करे। एग्जैक्टली। और परीक्षाओं में एक्शन रिसर्च से जुड़ा कर्ट लेविन का चक्र हमेशा पूछा जाता है। PAR चक्र, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। हाँ, सबसे पहले योजना यानी प्लान बनाएं, फिर क्रियान्वयन यानी एक्ट करें, उसके बाद अवलोकन यानी ऑब्जर्व करें, और अंत में चिंतन यानी रिफ्लेक्ट करें कि वो तरीका कितना सफल रहा। ये क्रम उम्मीदवारों को एकदम रटा हुआ होना चाहिए। तो अगर हम तुलना करें तो मौलिक रिसर्च थ्योरी निर्माण के लिए है, व्यवहारिक उपयोगिता के लिए है
और एक्शन रिसर्च तत्काल स्थानीय समाधान के लिए है। बहुत ही शानदार सारांश है ये। अब हम अनुसंधान के एक और बड़े विभाजन की तरफ बढ़ते हैं, मात्रात्मक बनाम गुणात्मक अनुसंधान। क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। मात्रात्मक सुनते ही दिमाग में संख्याओं और आंकड़ों का खेल आने लगता है। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक पूरा दर्शन है जिसे हम प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म कहते हैं। प्रत्यक्षवाद मतलब जहां वास्तविकता वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव मानी जाती है। बिल्कुल, ये मानता है कि दुनिया में एक ही सच्चाई है जिसे मापा जा सकता है। इसमें निगमनात्मक या डिडक्टिव तर्क का इस्तेमाल होता है। डिडक्टिव मतलब हम थ्योरी से शुरू करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं। हाँ, और इसकी विशेषताएं होती हैं बड़े रैंडम सैंपल्स, मानकीकृत उपकरण और एक अलग थलग या डिटैच्ड शोधकर्ता। शोधकर्ता डिटैच्ड इसलिए रहता है ताकि उसकी भावनाएं रिसर्च में शामिल ना हो जाएं। सही कहा। अब इसके ठीक उलट है गुणात्मक अनुसंधान, जो शब्दों, अर्थों और अनुभवों पे केंद्रित है। और इसके दर्शन को रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है ना। हाँ, रचनावाद मानता है कि वास्तविकता व्यक्तिपरक है या सब्जेक्टिव है। हर इंसान की अपनी सच्चाई होती है। इसमें तर्क का कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है? इसमें आगमनात्मक या इंडक्टिव तर्क का उपयोग होता है, यानी आप पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर वहां से थियोरी तक पहुंचते हैं। मतलब पहले छोटे उद्देश्यपूर्ण नमूने या पर्पसिव सैंपल्स लेते हैं, उनके साक्षात्कार करते हैं। इसमें शोधकर्ता पूरी तरह से शामिल होता है। एकदम सही। लेकिन कभी-कभी हमें दोनों की जरूरत होती है, इसलिए मिश्रित तरीके या मिक्स्ड मेथड्स भी होते हैं, जो व्यावहारिकता या प्रैग्मेटिज्म के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम अनुसंधान की प्रमुख विधियों की बात करें तो हम इसे समय के आधार पर 3 मुख्य सवालों में बांट सकते हैं। क्या था, क्या है और क्या होगा। शुरुआत करते हैं क्या था से। यह अतीत का अध्ययन है जिसे हम ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। अतीत को समझने के लिए हमें स्रोतों की जरूरत होती है, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। पुराने अवशेष ये सबसे विश्वसनीय होते हैं और द्वितीयक स्रोत बाद में लिखे जाते हैं, जैसे इतिहास के पाठ्य पुस्तकें। ऐतिहासिक रिसर्च में एक परीक्षा अलर्ट है आलोचना या क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट। हाँ, इसमें 2 तरह की आलोचना होती है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी आलोचना या एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ये जांचता है कि क्या दस्तावेज नकली है, ये ऑथेंटिसिटी की जांच है। और आंतरिक आलोचना या इंटरनल क्रिटिसिज्म सामग्री की सटीकता या एक्यूरेसी की जांच करता है कि क्या लेखक पक्षपाती तो नहीं था। बहुत खूब। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, क्या है यानी वर्तमान स्थिति। इसके लिए हम सर्वेक्षण अनुसंधान या सर्वे करते हैं। सर्वे भी 2 तरह के होते हैं ना, समय के अनुसार, क्रॉस सेक्शनल और अनुदीर्घ या लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, क्रॉस सेक्शनल एक कैमरे की फोटो की तरह है। आप एक ही समय में अलग अलग समूहों का अध्ययन करते हैं, ये तेज और सस्ता है। और लॉन्गिट्यूडनल एक वीडियो की तरह है, आप लंबे समय तक एक ही समूह का अध्ययन करते हैं बदलावों को ट्रैक करने के लिए। ये थोड़ा महंगा होता है। बिल्कुल। और अब तीसरा सवाल, क्या होगा, भविष्य की बात। ये है प्रयोगात्मक अनुसंधान या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये सबसे वैज्ञानिक तरीका है ना, क्योंकि ये कारण और प्रभाव या कॉज एंड इफेक्ट स्थापित करता है। एकदम सही। प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों या वेरिएबल्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले होता है स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कारण है जिसे शोधकर्ता द्वारा हेरफेर या मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे कि शिक्षण विधि। और दूसरा है आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि प्रभाव है। इसे हम सिर्फ मापते हैं, जैसे बच्चों के टेस्ट स्कोर। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, एक बाह्य चर या एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी होता है। ये एक उपद्रव कारक है, जैसे क्लास के बाहर का शोर, जो हमारी रिसर्च को प्रभावित कर सकता है। हाँ, और इसे हर हाल में नियंत्रित या कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो प्रयोगात्मक त्रिकोण क्या बना? मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल। बिल्कुल। इंडिपेंडेंट में बदलाव, डिपेंडेंट को मापना और बाह्य कारकों का प्रबंधन। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गए हैं। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक क्विक राउंड अप कर लेते हैं। बिल्कुल, एक मजबूत कॉन्सेप्चुअल रिवीजन बहुत जरूरी है उम्मीदवारों के लिए। तो पहला, एक्शन रिसर्च साइकिल। ये हमेशा क्रम में पूछा जाता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। दूसरा, ऐतिहासिक रिसर्च में आंतरिक आलोचना।
इंटरनल क्रिटिसिज्म हमेशा सामग्री की सटीकता या एक्यूरेसी की जांच करती है। प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म, ये सीधे तौर पर मात्रात्मक अनुसंधान यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च से जुड़ा है। और आगमनात्मक तर्क या इंडक्टिव लॉजिक, ये गुणात्मक अनुसंधान के लिए विशिष्ट है, जो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। और अंत में बाह्य चर। एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हर हाल में कंट्रोल किया जाना चाहिए, वरना रिसर्च बेकार हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये सभी तरीके और प्रकार एक शिक्षक और शोधकर्ता को शिक्षा की दुनिया को बेहतर बनाने के बेहतरीन उपकरण देते हैं। बिल्कुल देते हैं, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। कैसा सवाल? हमने प्रयोगात्मक अनुसंधान में बाहरी चरों को नियंत्रित करने की इतनी बात की। हाँ, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होगा यदि सबसे बड़ा बाहरी चर खुद शोधकर्ता का अपना अवचेतन पूर्वाग्रह या अनकॉन्शियस बायस हो? ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, क्या हम कभी भी शैक्षिक अनुसंधान में पूरी तरह से 100% वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं जब हम इंसानों का ही अध्ययन कर रहे हैं? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। हम इंसानों की जटिलताओं को पूरी तरह से मापना शायद कभी संभव ही न हो। सभी का स्वागत है आज की इस नई गहन चर्चा में। आज का हमारा जो विषय है वो शैक्षिक जगत और अनुसंधान की पूरी नींव तय करता है। बिल्कुल। श्रोतमाओं सामग्री और हमारे विस्तृत नोट्स के आधार पर आज हम शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली यानी मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पर बात करेंगे। जी, और ये एक ऐसा विषय है जो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। मुख्य रूप से आज हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभों का विश्लेषण करने वाले हैं: अनुसंधान समस्या, परिकल्पना और चर, यानी रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस और वेरिएबल्स। एग्जैक्टली। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इन सभी जटिल शोध सिद्धांतों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से डिकोड करें ताकि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है ये स्पष्ट हो सके। ये विषय वास्तव में उस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है जिसे हम विज्ञान कहते हैं। सूचनाओं के इस भारी शोर में ये समझना बहुत अहम हो जाता है कि कोई भी जानकारी प्रमाणित ज्ञान का रूप कैसे लेती है। सही और सटीक सवाल पूछने की व्यवस्थित कला क्या है और उन सवालों के जवाब वैज्ञानिक तरीके से कैसे मापे जाते हैं। अनुसंधान केवल डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अज्ञानता के अंधकार में एक सुविचारित प्रकाश डालने की प्रक्रिया है। और इसी सुविचारित प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो स्रोत सामग्री में बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई है। किसी भी शोध की सबसे पहली सीढ़ी एक प्रश्न या अनुसंधान समस्या का निर्माण है। बिल्कुल, बिना सवाल के तो कोई खोज हो ही नहीं सकती। हाँ, तो ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि अकादमिक स्तर के ये अनुसंधान प्रश्न आखिर आते कहाँ से हैं। हमारे नोट्स इसके कई स्रोतों की ओर इशारा करते हैं। पहला और सबसे व्यावहारिक स्रोत है व्यक्तिगत अनुभव, जैसे कि कक्षा का रोजमर्रा का अवलोकन। हाँ, मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक शिक्षक ये देख सकती है कि जब बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के बजाय डिजिटल टैबलेट से पढ़ाया जाता है तो उनकी एकाग्रता बदल जाती है। ये महज एक अवलोकन है, लेकिन यहीं से एक व्यवस्थित शोध प्रश्न का जन्म होता है। व्यक्तिगत अनुभव के अलावा भी कई स्रोत हैं। स्थापित सिद्धांतों का नए संदर्भों में परीक्षण करना या फिर व्यापक सामाजिक परिवर्तन, जैसे शिक्षा में एआई का आना या कोविड की वजह से दूरस्थ शिक्षा की ओर बदलाव। सही कहा। ये बदलाव अपने साथ अनगिनत अनसुलझे सवाल लाते हैं जिन्हें एक शोधकर्ता अपनी समस्या के रूप में चुनता है। इन सब में एक चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि साहित्य की समीक्षा यानी लिटरेचर रिव्यू को अनुसंधान प्रश्नों का सबसे विश्वसनीय स्रोत बताया गया है। ये बहुत अहम हिस्सा है। और नोट्स बनाने वाले ने इस विशिष्ट बिंदु को इतने जोरदार तरीके से हाईलाइट किया है, बिल्कुल बर्न्ट ऑरेंज रंग में, जिसका हेक्स कोड है CC5500। हाँ, वो रंग और उसे हाईलाइट करने का तरीका इस बात पर जोर देता है कि ये हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी नया कदम उठाने से पहले अतीत के कार्यों का गहराई से अध्ययन करना ही पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ज्ञान का अंतर, यानी द नॉलेज गैप। द नॉलेज गैप। जी, ये किसी भी शोध की सबसे बड़ी वैचारिक नींव है। अगर हम संपूर्ण मानव ज्ञान को एक विशाल जिगसॉ पजल मान ले तो ज्ञान का अंतर वो गायब टुकड़ा है जहाँ डेटा या तो बहुत पुराना है, विरोधाभासी है या अधूरा है। तो ये गैप ही शोध की आवश्यकता को सही ठहराता है। एग्जैक्टली। यदि कोई स्पष्ट गैप नहीं है तो आप बस पहिए का फिर से आविष्कार कर रहे हैं, रीइन्वेंटिंग द व्हील। और स्रोत सामग्री भी इसी बात पर बल देती है
कि गैप के बिना शोध निरर्थक है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा शहरी छात्रों की मदद करती है। ये तो स्थापित तथ्य है। हाँ, लेकिन वही ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों पर क्या प्रभाव डालती है, इस पर पर्याप्त डेटा नहीं है। तो ये अज्ञात हिस्सा ही वो नॉलेज गैप है। और इसी गैप को एक व्यवस्थित शोध समस्या में बदलने के लिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। शोधकर्ता अक्सर एक बहुत व्यापक विचार लेकर सीधे काम शुरू कर देते हैं, जो कि एक बड़ी भूल है। इसके लिए नोट्स में 5 क्रमिक चरण बताए गए हैं। जी, पहला चरण है एक व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, जैसे एडटेक। फिर दूसरे चरण में उस व्यापक क्षेत्र को छोटे उप क्षेत्रों में बांटा जाता है। शिक्षा में तकनीक एक महासागर है, इसलिए इसे ई लर्निंग या एआई ट्यूटर्स जैसे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। और तीसरा चरण है किसी एक विशिष्ट उप क्षेत्र को चुनना। मान लीजिए हमने एआई ट्यूटर्स को चुन लिया। फिर चौथा चरण आता है, जहां विश्लेषणात्मक प्रश्न उठना शुरू होते हैं, जैसे क्या एआई ट्यूटर से अवधारणात्मक समझ में कोई मदद मिलती है। बिल्कुल। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण चरण है अंतिम समस्या का निर्माण। यहाँ शोध की सीमा तय होती है। तो वह सामान्य सवाल अब एक विशिष्ट समस्या बन जाता है, जैसे कक्षा 8 के छात्रों की गणित की उपलब्धि पर एआई ट्यूटर्स के उपयोग का प्रभाव। हाँ, ये एक ऐसी समस्या है जिसका वैज्ञानिक परीक्षण संभव है, लेकिन एक अच्छी शोध समस्या के लिए स्रोत सामग्री एक मानदंड प्रस्तुत करती है, जिसे फाइनर क्राइटेरिया कहा जाता है। FINER। जी, ये सुनिश्चित करता है कि शोध जमीनी हकीकत में किए जाने योग्य है भी या नहीं। F का अर्थ है फीजिबल, यानी व्यवहार्य। मतलब क्या शोधकर्ता के पास पर्याप्त समय, पैसा और प्रतिभागी उपलब्ध हैं? बिल्कुल। I का अर्थ है इंटरेस्टिंग, विशेष शोधकर्ता के लिए रोचक होना चाहिए। N का मतलब है नॉवेल, यानी कुछ नया ज्ञान जोड़ना। और E और R भी बहुत जरूरी हैं। हाँ, E का अर्थ है एथिकल या नैतिक, सुनिश्चित करना कि प्रतिभागियों को कोई नुकसान न पहुंचे। और R दर्शाता है रिलेवेंट को, यानी क्या यह शोध समाज के लिए उपयोगी है। जब ये ठोस समस्या बन जाती है, तब हम अगले पड़ाव पर आते हैं, संबंधित साहित्य की समीक्षा और परिकल्पना, यानी हाइपोथेसिस का जन्म। साहित्य की समीक्षा तो एक इमारत की नींव जांचने जैसा है। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य उस बर्न्ट ऑरेंज वाले बिंदु की तरह दोहराव से बचना है। चलिए अब हाइपोथेसिस पर आते हैं, इसे थोड़ा सरल बनाते हैं। परिकल्पना को समझना बहुत रोचक है। लोग अक्सर मान्यता और परिकल्पना को एक ही समझ लेते हैं। अजम्पशन और हाइपोथेसिस। जी, मान्यता वो विचार है जिसे बिना परीक्षण के सच मान लिया जाता है। जैसे अगर छात्रों की लिखित परीक्षा हो रही है, तो ये मान लिया जाता है कि वे परीक्षा की भाषा पढ़ सकते हैं। जबकि परिकल्पना या हाइपोथेसिस एक शिक्षित अनुमान है, जिसका परीक्षण किया जाना अनिवार्य है। बिल्कुल, इसे महज सच नहीं मान लिया जाता। जैसे टैबलेट के इस्तेमाल से छात्रों के अंक अधिक आते हैं, ये एक परिकल्पना है जिसे डेटा के माध्यम से परखा जाएगा। एक अच्छी परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, ये भी स्पष्ट किया गया है। इसे परीक्षण योग्य होना चाहिए। नोट्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या उदाहरण है? स्मार्ट छात्र अधिक अंक लाते हैं, ये परीक्षण योग्य है। लेकिन ईश्वर स्मार्ट छात्रों से प्यार करता है, ये परीक्षण योग्य नहीं है। बहुत सटीक उदाहरण है, क्योंकि विज्ञान के दायरे में इसे मापने का कोई तरीका नहीं है। परिकल्पना को स्पष्ट और तर्क संगत होना चाहिए। अब परिकल्पनाओं के वर्गीकरण पर आते हैं। स्रोत सामग्री दिशात्मक और गैर दिशात्मक परिकल्पनाओं के बीच अंतर बताती है। दिशात्मक यानी डायरेक्शनल परिकल्पना परिणामों की एक सटीक दिशा की भविष्यवाणी करती है। इसमें उच्च, निम्न या अधिक जैसे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे सहयोगात्मक अधिगम वाले छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता है। यहाँ बेहतर शब्द दिशा बता रहा है। वहीं गैर दिशात्मक परिकल्पना तटस्थ होती है। यह सिर्फ ये बताती है कि कोई अंतर या संबंध है, लेकिन दिशा नहीं बताती। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही खास परिकल्पना है, शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस। H0। हाँ, यह कहती है कि कोई संबंध या अंतर नहीं है, और जो भी अंतर दिख रहा है वो केवल एक संयोग है। और यहाँ शोध की एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। वो क्या है? एक शोधकर्ता का अंतिम लक्ष्य वास्तव में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना होता है, रिजेक्ट करना होता है। अच्छा, मतलब ये साबित करना चाहते हैं कि अंतर सिर्फ एक संयोग नहीं है। एग्जैक्टली, प्रयोगात्मक शोध में इसका परीक्षण अनिवार्य है।
ऐतिहासिक में दुर्लभ है, सर्वेक्षण में वैकल्पिक है और गुणात्मक शोध में ये अंत में उभर कर सामने आती है। अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चर यानी वेरिएबल्स की ओर चलते हैं। अमूर्त को मूर्त बनाने का खेल। प्रयोगात्मक अनुसंधान में मुख्य रूप से कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट। जी, यहाँ स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कारण की भूमिका निभाता है, जिसे शोधकर्ता बदलता है, जैसे पढ़ाने का तरीका। और इसका जो प्रभाव मापा जाता है वो आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे छात्रों के गणित के अंक। लेकिन वास्तविक दुनिया में ये संबंध इतना सीधा नहीं होता। यहाँ बाहरी चर या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आ जाते हैं, जैसे कक्षा के बाहर का शोर। बिल्कुल, अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो अंक शिक्षण विधि से नहीं बल्कि शोर से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा मध्यवर्ती चर भी होते हैं, जैसे चिंता या प्रेरणा, जिन्हें देखना मुश्किल है। और अगर इन्हें नहीं संभाला गया तो ये भ्रमित करने वाले चर यानी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बन जाते हैं और पूरे परिणामों को खराब कर देते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि बुद्धिमत्ता या चिंता जैसी अदृश्य चीजों को कैसे मापा जाए। यहीं पर चरों के संचालन का सिद्धांत आता है, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या होता है? ये अमूर्त विचारों को ठोस डेटा में बदलने की प्रक्रिया है। ये शोध की प्रतिकृति और वस्तुनिष्ठता के लिए अनिवार्य है। नोट्स में इसके बहुत सटीक उदाहरण हैं, जैसे अमूर्त बुद्धिमत्ता को स्टैनफोर्ड बिने IQ टेस्ट के स्कोर में बदल दिया जाता है। उपलब्धि को अंतिम परीक्षा में 100 में से प्राप्त अंकों के रूप में देखा जाता है। और चिंता को परीक्षा से 5 मिनट पहले हृदय गति में बदल दिया जाता है, हार्ट रेट एंड BPM। बिल्कुल, यह प्रक्रिया भावनाओं को संख्यात्मक डेटा में बदल देती है, जिसका सांख्यिकी विश्लेषण संभव है। तो इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम एक मानसिक चेकलिस्ट बना सकते हैं। हमने नॉलेज गैप की पहचान की, फाइनल क्राइटेरिया के साथ समस्या का निर्माण समझा, स्वतंत्र और आश्रित चरों को जाना, बाहरी चरों के प्रभाव से बचने की बात की, और शून्य परिकल्पना को खारिज करने के वैज्ञानिक लक्ष्य को भी समझा। अंत में ऑपरेशनलाइजेशन के माध्यम से अमूर्त विचारों को मापने योग्य बनाना भी सीखा। यह सब केवल शोधकर्ताओं के लिए ही नहीं बल्कि सूचनाओं का विश्लेषण करने और तार्किक सोच विकसित करने के लिए हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। तो इस चर्चा का समापन एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ करते हैं। आज हमने देखा कि कैसे विज्ञान मान्यताओं को परखता है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे दैनिक जीवन के कितने ऐसे सामान्य ज्ञान या कॉमन सेंस है जो वास्तव में सिर्फ शून्य परिकल्पनाएं हैं, जिनका अभी तक परीक्षण होना बाकी है। अगली बार जब किसी चीज को सच माना जाए तो ये सवाल उठना चाहिए कि क्या इसका वैज्ञानिक परीक्षण हुआ है या ये सिर्फ एक धारणा है। इस विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय की पढ़ते खुलने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन जब परीक्षा में इसके सवाल आते हैं तो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली की, जिसे अकादमिक दुनिया में मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च कहा जाता है। बिल्कुल। और इसका जो एक बहुत ही अहम हिस्सा है जनसंख्या और प्रतिदर्श की अवधारणा, यानी पॉपुलेशन एंड सैंपल, और साथ ही प्रतिचयन की विधियां, जिसे हम सैम्पलिंग मेथड्स कहते हैं। हाँ, तो आज का ये पूरा डिस्कशन विशेष रूप से उच्च शिक्षा शिक्षण परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। चाहे बात UGC नेट एजुकेशन की हो, JRF की हो या फिर UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिट 4 की। हमारा मिशन आज इन भारी भरकम शब्दों को डिकोड करना है। एकदम। हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटेंगे बल्कि उन एग्जाम ट्रैप्स परीक्षा में बिछाए गए जालों को समझेंगे जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों यानी PYQs में बार बार देखे गए हैं। और देखिए, ये मिशन आज के समय में बहुत जरूरी है। अक्सर होता यह है कि अनुसंधान या रिसर्च की दुनिया बाहर से इतनी जटिल और डरावनी लगती है कि तैयारी करने वाले सिर्फ थ्योरी रट कर चले जाते हैं। हाँ, वो बस रट्टा मार लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इसके मूल सिद्धांतों, इसके पीछे के क्यों को समझ लिया जाए तो यह पूरी तरह से एक तार्किक और स्पष्ट गणित की तरह हो जाती है। परीक्षा बनाने वाले भी अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो तो है। वे सीधी परिभाषाएं पूछना बंद कर चुके हैं। अब उनका ध्यान इस बात पर होता है कि क्या उम्मीदवार को अवधारणा की गहरी और व्यवहारिक समझ है। वे परिदृश्य यानी सिनारियो बेस्ड प्रश्न देते हैं। इसलिए आज की चर्चा में हम ये देखेंगे कि कैसे एक शोधकर्ता की तरह सोचना है ताकि परीक्षा का कोई भी सवाल घुमावदार ना लगे। ओके,
लेट अस अनपैक दिस। चलिए सबसे बुनियादी बात से ही शुरुआत करते हैं। जब भी आम बोलचाल में जनसंख्या या पॉपुलेशन शब्द का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में तुरंत भारत की 140 करोड़ की आबादी का ख्याल आता है। वो बहुत स्वाभाविक है। हाँ, हमें लगता है कि जनसंख्या मतलब सारे इंसान, लेकिन रिसर्च में जनसंख्या का मतलब पूरे देश की आबादी बिल्कुल नहीं है। तो फिर एक शोधकर्ता के नजरिए से पॉपुलेशन का असली मतलब क्या होता है? ये बहुत ही आम भ्रांति है जिसे सबसे पहले दूर करना होगा। अनुसंधान की भाषा में जनसंख्या, जिसे कई बार समष्टि या यूनिवर्स भी कहा जाता है, उसका मतलब इंसानों की कुल गिनती नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये व्यक्तियों, वस्तुओं या यहाँ तक कि घटनाओं का वो संपूर्ण समूह है जिसमें कम से कम एक समान विशेषता होती है और जो किसी विशिष्ट शोध का मुख्य केंद्र होता है। मतलब कोई एक खास कॉमन फैक्टर होना चाहिए। बिल्कुल। इसे एक बहुत ही सटीक और व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई शोधकर्ता इस विषय पर काम कर रहा है कि दिल्ली के कक्षा 10 के छात्रों में गणित को लेकर कितनी चिंता या मैथ एंजाइटी होती है। अच्छा। अब इस विशिष्ट परिदृश्य में शोधकर्ता के लिए जनसंख्या पूरे भारत के लोग नहीं है, दिल्ली में रहने वाले सारे लोग भी नहीं है, यहाँ तक कि दिल्ली के कक्षा 9 या 11 के छात्र भी उस जनसंख्या का हिस्सा नहीं है। मतलब उस शोध के लिए दिल्ली का हर एक वो छात्र जो इस वक्त कक्षा 10 में पढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही समूह उस रिसर्च की जनसंख्या कहलाएगा। एकदम सही। वो विशिष्ट समूह ही उस शोध का दायरा है और वही हमारी रिसर्च पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम इसे असल दुनिया के नजरिए से देखें तो दिल्ली में कक्षा 10 के लाखों छात्र होंगे। अब एक शोधकर्ता के लिए हर एक स्कूल में जाना, लाखों छात्रों से मिलना, उनसे गणित के डर के बारे में फॉर्म भरवाना, ये तो समय, पैसे और संसाधनों की दृष्टि से लगभग असंभव है। हाँ, असंभव ही है। और यहीं पर सैंपल यानी प्रतिदर्श या नमूने की बात आती है। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करना असंभव और बेहद महंगा है, इसीलिए पूरी जनसंख्या में से एक छोटा मैनेजेबल यानी प्रबंधनीय हिस्सा चुना जाता है। लेकिन शर्त यह है कि वो हिस्सा उस पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। प्रतिनिधित्व, ये बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, इसे समझाने के लिए एक बहुत ही क्लासिक किचन एनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का विजुअल दिमाग में छाप देती है। हाँ, किचन एनोलॉजी। मैं चाहता हूँ कि जो भी उम्मीदवार सुन रहे हैं वो इसे ध्यान से विजुअलाइज करें। कल्पना कीजिए कि गैस पर चावल का एक बहुत बड़ा बर्तन पक रहा है। ये पूरा बर्तन जिसमें हजारों चावल के दाने हैं, वो हमारी जनसंख्या है। सही। अब क्या ये जानने के लिए कि चावल पक गए हैं या नहीं, कोई पूरा बर्तन खाकर देखता है? बिल्कुल नहीं। हम एक बड़ा चम्मच लेते हैं और उसमें कुछ चावल के दाने बाहर निकालते हैं। बर्तन से चावल निकालने की ये जो प्रक्रिया है, इसे सैंपलिंग प्रोसेस या प्रतिचयन कहा जाता है। और फिर हम उसे चेक करते हैं। हाँ, इसके बाद हम उस चम्मच के कुछ दानों को उंगलियों से दबाकर चेक करते हैं। वो एक चम्मच चावल हमारा सैंपल या प्रतिदर्श है। और सबसे खास बात यह है कि उस एक चम्मच के चावलों की स्थिति देखकर हम पूरे बर्तन के चावलों के पकने का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। और यही सैंपलिंग का जादू है। लेकिन किचन एनालॉजी सुनने में बहुत अच्छी लगती है। चावल के दाने तो सब एक जैसे होते हैं, पर इंसानी दिमाग, उनकी सामाजिक स्थिति, उनका बैकग्राउंड, इन सब में बहुत फर्क होता है। क्या सच में एक मुट्ठी लोग लाखों की सोच को बिना किसी गलती के बता सकते हैं? यही तो वो पेच है जहां रिसर्च मेथोडोलॉजी का असली काम शुरू होता है। चावल के दाने सजातीय होते हैं, मतलब एक जैसे, लेकिन इंसान विजातीय यानी अलग अलग होते हैं, हेटेरोजीनियस होते हैं। हाँ, इंसान तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए हर चम्मच या हर सैंपल सही जानकारी नहीं देता। एक अच्छे प्रतिदर्श में कुछ बहुत ही सख्त विशेषताएं होनी चाहिए, वरना आपका पूरा शोध एक गलत दिशा में चला जाएगा। तो एक आदर्श सैंपल दिखने में कैसा होना चाहिए? परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके मुख्य मापदंड क्या हैं? मुख्य रूप से 4 विशेषताएं हैं जिन पर अक्सर MCQ बनते हैं। सबसे पहली और अनिवार्य विशेषता है प्रतिनिधित्वपूर्ण होना, यानी रिप्रेजेंटेटिवनेस। मतलब वो पूरी आबादी का अक्स होना चाहिए। एकदम। सैंपल को अपनी जनसंख्या का एकदम सही दर्पण होना चाहिए। अगर दिल्ली के कक्षा 10 के छात्रों में 55% लड़के और 45% लड़कियां हैं, तो आपके 1000 बच्चों के सैंपल में भी ठीक यही अनुपात दिखना चाहिए। समझ गया। और दूसरी विशेषता है पर्याप्त आकार या एडिक्वेट साइज।
अगर कोई 50,000 छात्रों की जनसंख्या का अध्ययन कर रहा है और सैंपल सिर्फ 10 छात्रों का लेता है, तो नतीजे हवा हवाई होंगे। बड़ा सैंपल लेने से सैंपलिंग एरर या प्रतिचयन त्रुटि की गुंजाइश कम हो जाती है। यानी सैंपल इतना बड़ा तो हो कि वो भरोसेमंद लगे। और तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी है पूर्वाग्रह रहित या अनबायस्ड होना। इसका मतलब है कि सैंपल चुनते वक्त हर व्यक्ति को चुने जाने का उचित और समान अवसर मिलना चाहिए। मतलब कोई फेवरेटिज्म नहीं। बिल्कुल नहीं। शोधकर्ता अपनी पसंद के स्कूलों या सिर्फ अपने जान पहचान वाले छात्रों को नहीं चुन सकता। पक्षपात की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और चौथी विशेषता बहुत ही व्यवहारिक है। सैंपल को किफायती यानी इकोनॉमिकल होना चाहिए। किफायती होना जरूरी है, वरना रिसर्च का बजट ही बिगड़ जाएगा। हाँ, अगर सैंपल इकट्ठा करने में ही इतना समय और पैसा लग जाए कि वो पूरी जनसंख्या का सर्वे करने के बराबर हो, तो फिर सैंपलिंग करने का फायदा ही क्या हुआ? ये बहुत ही तार्किक है। अब इन चारों विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सैंपल चुनने के जो अलग अलग तरीके विकसित किए गए हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम इन सभी तरीकों को एक बड़े वर्गीकरण के पेड़ यानी सैम्पलिंग मेथड्स क्लासिफिकेशन ट्री के रूप में देखें, तो इस पेड़ की दो बहुत बड़ी और मुख्य शाखाएं निकलती हैं। पहली शाखा है संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी है गैर संभाव्यता यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। What's fascinating here is कि इन दोनों के बीच का जो मूल अंतर है, वहीं से परीक्षा के सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं। वो कैसे? देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव है और ये मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव शोध का आधार है। इसका सबसे कड़ा नियम ये है कि इसमें जनसंख्या के हर एक सदस्य के चुने जाने की समान और गैर शून्य संभावना होती है। इक्वल एंड नॉन जीरो चांस। जी, यहाँ शोधकर्ता की मर्जी नहीं चलती, गणित और प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी चलती है। और इसके ठीक विपरीत नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जो व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव है और गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव शोध में ज्यादा इस्तेमाल होती है। यहाँ सबको समान अवसर नहीं मिलता, बल्कि शोधकर्ता का अपना निर्णय, उसकी सहूलियत या कह लें कि उसका पूर्वाग्रह, रिसर्च और बायस बीच में आ जाता है। बिल्कुल। तो अगर शोध का लक्ष्य ऐसे नतीजे देना है जिन्हें पूरी जनसंख्या पर बिना किसी शक के लागू किया जा सके, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही एकमात्र निष्पक्ष रास्ता है। तो चलिए इसी निष्पक्ष रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की चारों प्रमुख विधियों की परतें खोलते हैं। पहली और सबसे शुद्ध विधि है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। इसे सबसे ज्यादा पूर्वाग्रह मुक्त माना जाता है। हाँ, और इसे दिमाग में बिठाने का सबसे आसान तरीका है लॉटरी विधि। लॉटरी विधि। मान लीजिए एक हॉल में 100 उम्मीदवार बैठे हैं और हमें 10 का सैंपल चाहिए। हम सबके नाम की पर्चियां बनाएंगे, एक बड़े से बाउल में डालेंगे, उसे खूब अच्छे से हिलाएंगे और आंख बंद करके 10 पर्चियां निकाल लेंगे। यहाँ किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ। हर पर्ची के निकलने की संभावना ठीक 1/100 थी। एकदम। लॉटरी वाला तरीका तो एकदम साफ और निष्पक्ष है, लेकिन असल दुनिया इतनी आसान नहीं होती, है ना? क्या हो अगर हमारी जनसंख्या पूरी तरह से बटी हुई हो? यही वो जगह है जहाँ दूसरी विधि काम आती है। हाँ, यहीं पर दूसरी विधि आती है जिसे परीक्षाओं में हाईली टेस्टेड माना जाता है। यह है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यानी स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये असल दुनिया की जटिलताओं को संभालती है। कभी कभी जनसंख्या बहुत मिश्रित होती है, जिसे तकनीकी भाषा में विजातीय या हेटेरोजीनस कहते हैं। अगर हम ऐसी स्थिति में सिर्फ लॉटरी निकाल लें, तो हो सकता है कि गलती से सारे लड़के ही चुने जाएं और लड़कियां सैंपल में आ ही ना पाएं। और इससे तो पूरा डेटा ही खराब हो जाए। बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए शोधकर्ता क्या करता है? सबसे पहले वह उस मिश्रित जनसंख्या को सजातीय स्ट्रैटा यानी उपसमूहों में बांटता है, जैसे लड़के एक स्ट्रैटा में और लड़कियां दूसरे स्ट्रैटा में। अच्छा, पहले ग्रुप्स बना लिए। हाँ। इसके बाद जो दूसरा और सबसे अहम कदम है, वह आनुपातिक रूप से प्रोपोर्शनली सिंपल रैंडम तरीके का उपयोग करके दोनों समूहों से चुनाव करता है। चलिए इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, जिनमें 600 लड़के हैं और 400 लड़कियां हैं। शोधकर्ता को 100 बच्चों का सैंपल चाहिए। तो वो क्या करेगा? तो वह सीधे 1000 बच्चों की लॉटरी नहीं निकालेगा, ना ही वह दोनों समूहों से 50-50 बच्चे लेगा। वह अनुपात का सम्मान करेगा। वह 600 लड़कों की पर्चियों में से रैंडमली 60 पर्चियां निकालेगा
और 400 लड़कियों की पर्चियों में से रैंडमली 40 पर्चियां निकालेगा, एकदम सटीक। और इस तरह जो 100 बच्चों का सैंपल बनेगा वो उस स्कूल का परफेक्ट मिनिएचर या छोटा रूप होगा। इसे ही स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। कमाल है। अब तीसरी विधि पर चलते हैं, सिस्टमैटिक सैंपलिंग या व्यवस्थित प्रतिचयन। देखिए, इसके नाम में ही सिस्टम है। इसमें शोधकर्ता एक सूची लेता है, एक रैंडम शुरुआत करता है और फिर एक गणितीय नियम बना लेता है कि वो हर nवें व्यक्ति को चुनेगा। nवें व्यक्ति को, जैसे अगर कोई शोधकर्ता किसी कॉलेज के गेट पर खड़ा हो जाए, वो पहले छात्र को रैंडमली चुन ले और उसके बाद फैसला करे कि अब जो भी हर 10वां छात्र गेट से अंदर आएगा वो उसे अपने सैंपल में शामिल करेगा। मतलब 10वां, 20वां, 30वां? हाँ बिल्कुल, ये भी काफी हद तक निष्पक्ष है। बिल्कुल निष्पक्ष है, क्योंकि जो इंटरवल है वो फिक्स कर दिया गया है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की चौथी और आखिरी विधि पर, क्लस्टर सैंपलिंग यानी गुच्छ प्रतिचयन। ये तब काम आती है जब आपकी जनसंख्या एक कमरे या एक स्कूल में नहीं बल्कि एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैली हो, मैसिव ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब अगर हमें पूरे भारत के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर अध्ययन करना हो तो हम हर एक शिक्षक की लॉटरी नहीं निकाल सकते, वो तो नामुमकिन है। तो फिर हम क्लस्टर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ऐसे बड़े मामलों में हम व्यक्तियों को नहीं बल्कि पूरे गुच्छों या क्लस्टर्स को रैंडमली चुनते हैं। सबसे पहले पूरे भारत के नक्शे को राज्यों के क्लस्टर में बांटा जाएगा। ठीक है। उनमें से रैंडमली 5 राज्य चुन लिए, फिर उन 5 राज्यों को जिलों के क्लस्टर में बांटा और हर राज्य से रैंडमली 3-3 जिले चुन लिए। फिर उन जिलों से रैंडमली कुछ स्कूल चुन लिए और उसके बाद और अंत में उन चुने गए स्कूलों के सभी शिक्षकों का सर्वे कर लिया। ध्यान रहे, क्लस्टर में हम चुने गए ग्रुप के हर एक व्यक्ति को शामिल करते हैं। ये एक बहुत ही शानदार विजुअल है। हमने एक बहुत बड़े भारत को छोटे छोटे क्लस्टर्स में तोड़ा और रैंडम तरीके से अपने सैंपल तक पहुंच गए। बिल्कुल। Here's where it gets really interesting, क्योंकि अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां इंसान की सुविधा, उसकी मजबूरियां और उसके पूर्वाग्रह रिसर्च पर हावी होने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। और परीक्षा बनाने वालों को ये हिस्सा बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें उलझाने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, इसकी पहली विधि है सोद्देश्य या निर्णयात्मक सैंपलिंग, जिसे अंग्रेजी में पर्पसिव या जजमेंटल सैंपलिंग कहते हैं। इस विधि में कोई लॉटरी या रैंडमनेस नहीं होती। यहाँ हैंड पिकिंग चलती है। शोधकर्ता अपने शोध के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट विशेषताओं या विशेष ज्ञान वाले लोगों को जानबूझकर चुनता है। जानबूझकर? वाले भारतीय एथलीटों का मनोविज्ञान। तो आप किसी भी कॉलेज ग्राउंड में दौड़ने वाले रैंडम एथलीट का इंटरव्यू नहीं ले सकते। नहीं, वो तो बेईमानी होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनना होगा जिन्होंने असल में ओलंपिक में गोल्ड जीता है। यहाँ आपका निर्णय और उद्देश्य सबसे ऊपर है। ये तो फिर भी तार्किक लगता है, क्योंकि रिसर्च की डिमांड ही वैसी है। लेकिन जो दूसरी विधि है, सुविधाजनक या आकस्मिक सैंपलिंग, जिसे कन्वीनियंस या इंसिडेंटल सैंपलिंग कहते हैं, उसे अक्सर सबसे कमजोर विधि माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें शोधकर्ता कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता। जो भी व्यक्ति आसानी से बिना किसी खर्च के उसके सामने उपलब्ध हो जाता है, वो उसी को अपना सैंपल मान लेता है। कोई उदाहरण? मान लीजिए किसी न्यूज चैनल को जानना है कि देश की जनता महंगाई के बारे में क्या सोचती है। उनका रिपोर्टर अपने ऑफिस के नीचे वाले मॉल में जाता है और वहां घूम रहे 50 लोगों के सामने माइक लगाकर उनकी राय ले लेता है। और शाम को टीवी पर बता देता है कि देश की जनता का ये मानना है, जबकि सच्चाई ये है कि वो मॉल पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वहां तो सिर्फ एक खास आर्थिक वर्ग के लोग आए होंगे। ये पूरी तरह से सुविधा के नाम पर किया गया पक्षपात है। बिल्कुल। और अब मैं उन सभी उम्मीदवारों को सावधान करना चाहूंगी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब हम जिस तीसरी विधि की बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप है। अच्छा, ये है कोटा सैंपलिंग। हाँ, मैंने अक्सर देखा है कि परीक्षा में कोटा सैंपलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के बीच बहुत कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। इसे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का भ्रामक जुड़वा यानी डिसेप्टिव ट्विन भी कहा गया है। रुकिए, अगर मैं कोटा में भी ये तय कर रहा हूं कि मुझे 60 लड़के और 40 लड़कियां चाहिए और स्ट्रैटिफाइड में भी वही अनुपात रख रहा हूं, तो फिर दोनों में असल फर्क क्या हुआ? यही वो बिंदु है जहां बहुत से नंबर कटते हैं। दोनों विधियों में हम जनसंख्या को बांटते हैं और एक संख्या या कोटा तय करते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक बड़ी दीवार है
और वो दीवार है रैंडम सिलेक्शन की। रैंडम सिलेक्शन। जी, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में आप 600 लड़कों में से अपने 60 लड़के निकालने के लिए बाकायदा लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हर लड़के को मौका मिलता है, लेकिन कोटा सैम्पलिंग में कोई लॉटरी नहीं होती। ओहो, मतलब शोधकर्ता बस एक लक्ष्य लेकर निकलता है। हाँ, उसे बस 60 लड़के चाहिए। वो स्कूल के पहले 2 क्लासरूम में जाएगा, उसे वहां जो पहले 60 लड़के मिल जाएंगे वो उन्हीं से फॉर्म भरवा लेगा और अपना कोटा पूरा कर लेगा। बाकी के लड़कों का क्या? बाकी के 540 लड़कों को तो मौका ही नहीं मिला। इसलिए रैंडमनेस न होने के कारण कोटा सैम्पलिंग में पूर्वाग्रह यानी हाई बायस बहुत ज्यादा होता है और इसे नॉन प्रोबेबिलिटी में रखा जाता है। ये तो सच में बड़ा फंदा है। सुनने वालों के लिए एक गोल्डन रूल बता देता हूँ। अगर सवाल में समूह बांटने के बाद रैंडम चयन लिखा है तो उत्तर स्ट्रैटिफाइड होगा, और अगर रैंडम चयन का जिक्र नहीं है और बस गिनती पूरी की जा रही है तो वो कोटा है। बहुत सही रूल है ये। चलिए अब नॉन प्रोबेबिलिटी की चौथी और बहुत ही दिलचस्प विधि पर आते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग। इसे हाई यील्ड टॉपिक माना जाता है। देखिए, स्नोबॉल विधि का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें जिस जनसंख्या का अध्ययन करना है वो समाज में छिपी हुई यानी हिडन, अवैध या दुर्लभ होती है। ऐसे लोगों का कोई डेटाबेस या रजिस्टर नहीं होता जहां से आप लॉटरी निकाल सकें। तो फिर इन्हें ढूंढते कैसे हैं? यहाँ काम आता है नेटवर्क या रेफरल। आपने कभी किसी बर्फीले पहाड़ से बर्फ के गोले यानी स्नोबॉल को लुढ़कते देखा है? वो शुरू में एक मुट्ठी भर होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है वो अपने साथ और बर्फ जोड़ता जाता है और एक विशाल गोला बन जाता है। ठीक, यही लॉजिक इस रिसर्च में लगता है। शोधकर्ता किसी तरह बहुत मुश्किल से एक ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो उस छिपी हुई जनसंख्या का हिस्सा हो। वो उसका विश्वास जीतता है, उसका इंटरव्यू लेता है और फिर वो उसी व्यक्ति से कहता है कि क्या आप अपने जैसे 2 और दोस्तों से मेरी बात करा सकते हैं? हाँ, फिर वे 2 दोस्त 4 और लोगों का रेफरल देते हैं। एकदम सही। परीक्षा के नजरिए से उम्मीदवारों को कुछ ट्रिगर वर्ड्स याद रखने हैं। जब भी सवाल में अंडरग्राउंड ड्रग एडिक्ट्स, बिना दस्तावेज वाले अप्रवासी या किसी गुप्त समाज के सदस्यों पर रिसर्च की बात आए तो बिना हिचकिचाहट के स्नोबॉल सैंपलिंग को टिक कर दें। क्योंकि ऐसे लोग कभी सामने आकर सर्वे नहीं भरते, इन तक सिर्फ नेटवर्क के जरिए पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। शानदार। हमने सैंपलिंग के पूरे परिदृश्य को बहुत ही गहराई से समझ लिया है। तो चलिए अब मास्टर रिवीजन और PYQ कॉन्सेप्ट चेक का समय है। मैं कुछ त्वरित परिदृश्य यानी सिनेरियो सामने रखूंगा और देखते हैं कि इन पर कौन सी विधि लागू होती है। चलिए शुरू करते हैं। परिदृश्य 1। एक शोधकर्ता एक जिले के 60% ग्रामीण और 40% शहरी अनुपात को अपने अध्ययन में बनाए रखना चाहता है, और इसके लिए वह बाकायदा रैंडम चयन का उपयोग करता है। यहाँ 2 बातें स्पष्ट हैं। पहला, अनुपात बनाए रखना यानी स्ट्रेटा बनाए गए हैं। दूसरा, रैंडम चयन किया गया है, इसलिए इसका निर्विवाद रूप से सही जवाब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होगा। बेहतरीन। परिदृश्य 2। एक अध्ययन अंडरग्राउंड ड्रग एडिक्ट्स की दैनिक आदतों और उनके संघर्षों पर केंद्रित है। यहाँ कीवर्ड है अंडरग्राउंड और ड्रग एडिक्ट्स। ये एक ऐसी जनसंख्या है जो छिपी हुई है। इसे ढूंढने के लिए नेटवर्क चाहिए, तो इसका जवाब स्नोबॉल सैंपलिंग है। एकदम सही। अब परिदृश्य 3। एक शोधकर्ता अपनी विशिष्ट विशेषज्ञता के कारण केवल राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों का ही साक्षात्कार कर रहा है। इस परिदृश्य में केवल और विशिष्ट विशेषज्ञता पर ध्यान दें। शोधकर्ता का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, वो हैंड पिकिंग कर रहा है। इसीलिए ये सोद्देश्य या निर्णयात्मक सैंपलिंग यानी पर्पसिव सैंपलिंग का एकदम सटीक उदाहरण है। बेहतरीन। हमने प्रोबेबिलिटी बनाम नॉन प्रोबेबिलिटी के मूल अंतर को समझा, कोटा के ट्रैप को डिकोड किया और स्नोबॉल के ट्रिगर को भी पकड़ लिया। ये देखकर बहुत ताज्जुब होता है कि कैसे सिर्फ एक सैंपलिंग विधि का सही या गलत चुनाव पूरे रिसर्च के नतीजों को या तो बहुत प्रामाणिक बना सकता है या फिर उसे पूरी तरह से कचरा साबित कर सकता है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हमने सैंपलिंग को एक परीक्षा पास करने और रिसर्च करने के नजरिए से देखा, लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर दुनिया को देखें तो ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। वो कैसे? जरा सोचिए, आज हमारे सामने न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में ठोस तथ्यों और डेटा के नाम पर जो कुछ भी परोसा जाता है, उसमें से कितना सच में निष्पक्ष प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से आता होगा? बहुत कम। और कितना सिर्फ शोधकर्ता की सुविधा या उसके अपने राजनीतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह पर आधारित सैंपलिंग का नतीजा होगा? क्या हम जो डेटा रोज सुबह अखबारों में देखते हैं वो सच में पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है,
या वो सिर्फ एक बहुत ही चालाकी से चुने गए एक चम्मच चावल का कमाल है जो हमें वही दिखा रहा है जो पकाने वाला दिखाना चाहता है? ये तो सच में नजरिया बदलने वाला विचार है। अगली बार जब भी कोई कहेगा कि सर्वे के अनुसार 80% लोग ऐसा मानते हैं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि तुम्हारा सैंपल साइज क्या था और तुमने सैंपलिंग विधि कौन सी इस्तेमाल की थी। यही एक क्रिटिकल सोच की निशानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से उच्च शिक्षा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को न केवल सही उत्तर पहचानने में मदद मिलेगी, बल्कि वे एक बहुत ही क्रिटिकल और बेहतरीन शोधकर्ता बनने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। हमारे इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय उन सभी विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए एक ठोस आधार तैयार करने वाला है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। बिल्कुल। आज अध्ययन सामग्री का जो विशेष संग्रह हमारे पास है वो शैक्षिक अनुसंधान कार्य प्रणाली यानी मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के इर्द गिर्द घूमता है। हम विशेष रूप से रिसर्च टूल्स यानी शोध उपकरणों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। यह विषय यूजीसी नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं की यूनिट 4 का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एकदम सही। तो आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ रटना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानव व्यवहार, बुद्धिमत्ता और इन जटिल मानवीय दृष्टिकोणों को वैज्ञानिक रूप से आखिर कैसे मापा जाता है। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इन शोध उपकरणों का अध्ययन केवल परीक्षाओं को पास करने या कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करने तक सीमित नहीं है। हाँ। जब कोई शोधकर्ता समाज के लिए नीतियां बनाने या मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करता है, तो उसके द्वारा उपयोग किए गए उपकरण ही उसके शोध की दिशा तय करते हैं। एक बेहतरीन शिक्षक या प्रामाणिक शोधकर्ता बनने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि जो डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं उसकी बुनियाद कितनी वैज्ञानिक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है। ज्ञान के निर्माण में उपकरणों की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। अध्ययन सामग्री में इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक ब्रोकन टेप एनालॉजी दी गई है, मतलब टूटे हुए मापने वाले फीते का उदाहरण। जी बिल्कुल। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी बढ़ई के पास जो मापने वाला टेप है वही टूटा हुआ हो या उसके निशान गलत छपे हों, तो वो कितनी भी मेहनत कर ले, उस टेप से नाप कर बनाया गया सारा फर्नीचर टेढ़ा ही बनेगा। बिल्कुल, उसका पूरा काम उस एक त्रुटिपूर्ण उपकरण की वजह से बर्बाद हो जाएगा। चलिए इस पूरे विषय को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये उदाहरण शोध की दुनिया की वास्तविकता को कैसे सामने रखता है। शैक्षिक अनुसंधान में भी ठीक ऐसा ही होता है। यदि कोई रिसर्च टूल, चाहे वो विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने वाला टेस्ट हो या सर्वे, अगर वो अपने आप में त्रुटिपूर्ण है तो उस उपकरण का उपयोग करके प्राप्त किए गए सभी परिणाम अमान्य हो जाते हैं, यानी इनवैलिड हो जाते हैं। एकदम सही। उस डेटा पर आधारित कोई भी निष्कर्ष वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी मानकीकृत शोध उपकरण को 4 प्रमुख वैज्ञानिक स्तंभों पर खरा उतरना ही होता है। इन 4 स्तंभों में से सबसे पहला और बुनियादी स्तंभ है विश्वसनीयता, जिसे हम रिलायबिलिटी कहते हैं। एक मिनट, यहाँ रुककर इस शब्द को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आम बोलचाल में विश्वसनीयता का मतलब तो सिर्फ भरोसा होता है, लेकिन विज्ञान और सांख्यिकी में इसका सटीक अर्थ क्या है? सांख्यिकी के संदर्भ में विश्वसनीयता का सीधा अर्थ है परिणामों में निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। अच्छा। लिया जाता है और उसका स्कोर 120 आता है। अब अगर शुक्रवार को उसी विद्यार्थी का उन्हीं परिस्थितियों में दोबारा टेस्ट लिया जाए तो स्कोर फिर से 120 के आसपास ही आना चाहिए। और अगर शुक्रवार को उसका स्कोर अचानक गिरकर 85 रह जाए तो इसका मतलब है कि उस उपकरण के परिणामों में कोई निरंतरता नहीं है। विज्ञान ऐसे टूल को विश्वसनीय नहीं मानता, उसे एक गार्बेज टूल या कचरा उपकरण माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक उलझन पैदा होती है। अगर कोई उपकरण लगातार एक ही परिणाम दे रहा है तो क्या वो अपने आप ही एक बेहतरीन टूल बन जाता है? मेरा मतलब है, क्या सिर्फ निरंतरता होना ही काफी है? यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी वैचारिक भूल होती है और यही हमारा दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ चित्र में आता है, वैधता, जिसे वैलिडिटी कहते हैं। उपकरण का केवल निरंतर होना ही काफी नहीं है, उसका सटीक और सत्य होना भी उतना ही आवश्यक है। मतलब वो वही माप है जिसके लिए वो बना है। बिल्कुल। उपकरण वैध तभी माना जाता है जब वो ठीक वही मापता है जिसे मापने के लिए उसे मूल रूप से बनाया गया है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए क्या हम कोई ऐसा उदाहरण ले सकते हैं जहां निरंतरता तो हो लेकिन वैधता ना हो? जरूर।
कल्पना करते हैं कि कक्षा में गणित का मूल्यांकन करने के लिए एक टेस्ट तैयार किया गया है, लेकिन उस टेस्ट के प्रश्नों को गढ़ने में अंग्रेजी के बहुत ही जटिल और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अगर किसी विद्यार्थी की अंग्रेजी कमजोर है लेकिन गणित बहुत अच्छी है, तो वो उस टेस्ट में बहुत कम अंक लाएगा। और मजे की बात देखिए, ये टेस्ट बार बार लेने पर भी वो विद्यार्थी कम ही अंक लाएगा। यानी परिणाम निरंतर है, टेस्ट रिलायबल है। लेकिन यह टेस्ट गणित की क्षमता को नहीं बल्कि असल में विद्यार्थी के भाषा कौशल को माप रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसलिए हम कहेंगे कि उस परीक्षण में मैथ वैलिडिटी शून्य है, वो एक सटीक उपकरण नहीं है। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक उपकरण बिना वैध हुए भी विश्वसनीय हो सकता है, लेकिन वो गलत चीज को लगातार माप रहा होगा। बिल्कुल। इसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए शोध सामग्री में गोल्डन एग्जाम रूल का जिक्र है, जो उच्च शिक्षा की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। हाँ, और वो नियम कहता है कि एक वैध परीक्षण हमेशा विश्वसनीय होता है, लेकिन एक विश्वसनीय परीक्षण का वैध होना आवश्यक नहीं है। यह शोध कार्य प्रणाली का एक ऐसा अकाट्य नियम है जिसे हर विद्यार्थी को अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। इस नियम को समझने के लिए डार्ट गोड यानी तीरंदाजी के लक्ष्य का बहुत ही सुंदर विजुअल इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसे सुनते हुए इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि 3 डार्ट बोर्ड हैं। पहले डार्ट बोर्ड में कोई व्यक्ति तीर चलाता है और सारे तीर एक ही जगह पर जाकर लगते हैं, एक गुच्छे में। लेकिन वे बोर्ड के बिल्कुल किनारे पर है, बीचों बीच जो बुलजाए होता है वहां नहीं। तो ये स्थिति दर्शाती है कि परिणाम लगातार एक जैसे आ रहे हैं, मतलब निरंतरता है तो टूल रिलायबल है, लेकिन लक्ष्य पर नहीं है तो वैलिड नहीं है। बिल्कुल सही। अब दूसरे डार्ट बोर्ड की बात करते हैं, जहां तीर हर जगह बेतरतीब ढंग से फैले हुए हैं, कोई ऊपर कोई नीचे। वहां कोई भी तीर एक दूसरे के पास नहीं है और न ही बीच में है। तो ये वो स्थिति होगी जहां उपकरण न तो विश्वसनीय है और न ही वैध, क्योंकि न तो निरंतरता है और न ही सटीकता। एकदम सही विश्लेषण। और तीसरा डार्ट बोर्ड हमारा आदर्श मानक है। यहाँ सारे तीर बिल्कुल बीचों बीच एकदम सही निशाने पर और एक साथ एक गुच्छे में लग रहे हैं। मतलब परिणाम लगातार एक जैसे भी हैं और बिल्कुल सही लक्ष्य को भेद रहे हैं। हाँ, शोध की दुनिया में ये वो उपकरण है जो विश्वसनीय भी है और वैध भी। हर शोधकर्ता इसी आदर्श टूल को बनाने का प्रयास करता है। डार्ट बोर्ड के उदाहरण से तो विश्वसनीयता और वैधता के बीच का रिश्ता बिल्कुल सुलझ जाता है। अब हम एक अच्छे शोध उपकरण के बाकी 2 स्तंभों, वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी और व्यावहारिकता यानी यूजिबिलिटी की ओर बढ़ते हैं। जी। वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह प्रतीत होता है कि उपकरण से प्राप्त होने वाले परिणाम व्यक्तिपरक या किसी के निजी विचारों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। तकनीकी रूप से कहें तो इसका मतलब है कि स्कोरर बायस यानी कॉपी जांचने वाले का कोई पूर्वाग्रह परिणामों में शामिल नहीं होना चाहिए। हाँ। मान लीजिए कि एक ही उत्तर पुस्तिका को 2 अलग-अलग शिक्षक जांच रहे हैं। अगर दोनों शिक्षक उस पुस्तिका को समान अंक देते हैं तो वह मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ है। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न या MCQ, उन्हें तो कंप्यूटर भी जांच सकता है और उत्तर हमेशा समान रहेगा। बिल्कुल। इसके विपरीत जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो व्यक्तिपरक होते हैं। एक शिक्षक को निबंध की भाषा शैली पसंद आ सकती है, जबकि दूसरा उसमें कमियां निकाल सकता है। और चौथा स्तंभ है व्यावहारिकता। ये बिंदु बताता है कि एक टूल वैज्ञानिक रूप से कितना भी उत्तम क्यों ना हो, अगर उसे वास्तविक दुनिया में लागू करना संभव नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। निश्चित रूप से टूल का उपयोग करने में आसान, सस्ता और समय बचाने वाला होना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा टेस्ट बनाया जाए जो वैज्ञानिक रूप से सटीक तो है, लेकिन उसे पूरा करने में 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे तक एक छोटे बच्चे को बिठाना तो पूरी तरह से अव्यवहारिक है। हाँ, ऐसा उपकरण सैद्धांतिक रूप से महान हो सकता है पर व्यावहारिक रूप से शून्य है। तो एक बार इन चारों स्तंभों को समेकित कर लेते हैं। विश्वसनीयता यानी निरंतरता, वैधता यानी सटीकता, वस्तुनिष्ठता यानी पूर्वाग्रह से मुक्ति और व्यावहारिकता यानी उपयोग में आसानी। बिल्कुल। जब कोई टूल इन चारों कसौटियों पर खरा उतरता है तभी वो हमारे टूल बॉक्स में शामिल होने के लायक बनता है। अब इसी टूल बॉक्स की बात करते हैं, जिसे अनुसंधान उपकरणों का वर्गीकरण कहा गया है।
अलग अलग तरह के शोध के लिए अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता होती है ना? हाँ, अनुसंधान में मुख्य रूप से 2 प्रकार का डेटा एकत्रित किया जाता है। पहला है मात्रात्मक डेटा, जिसे क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। ये पूरी तरह से संख्याओं और सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित होता है ना? ये डेटा कितना या कितने का उत्तर देता है। सही कहा। और दूसरा है गुणात्मक डेटा, यानी क्वालिटेटिव डेटा, जो शब्दों, व्यवहार और छिपी हुई अंतर्दृष्टि पर केंद्रित होता है। ये क्यों और कैसे का उत्तर देता है। तो अगर हम टूल बॉक्स से सबसे पहला उपकरण निकालें तो वो है प्रश्नावली, यानी क्वेश्चनेयर। ये मात्रात्मक शोध में बहुत इस्तेमाल होता है, खासकर जब बड़े और भौगोलिक रूप से फैले हुए समूह से डेटा इकट्ठा करना हो। कल्पना कीजिए कि पूरे देश के 10,000 शिक्षकों से नई शिक्षा नीति पर राय लेनी है। हर एक के पास जाकर बात करना तो असंभव है। वहाँ प्रश्नावली एक जादुई टूल की तरह काम आती है। इसे ईमेल से भेजा जा सकता है। ये बड़े पैमाने पर बहुत तेजी से डेटा इकट्ठा करने का साधन है। लेकिन प्रश्नावली के भी अलग अलग प्रारूप होते हैं, जैसे क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड। इनमें बुनियादी अंतर क्या है? देखिए, क्लोज्ड एंडेड प्रश्नावली में विकल्प सीमित होते हैं, जैसे हाँ या ना या एमसीक्यू। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि डेटा आने पर सांख्यिकीय विश्लेषण करना बहुत आसान होता है। और ओपन एंडेड में उसमें उत्तरदाता को विस्तार से लिखने की छूट होती है। ये डेटा बहुत समृद्ध होता है क्योंकि ये गहरे संदर्भ को पकड़ता है, लेकिन इसका विश्लेषण करना बहुत जटिल होता है। ये तो दूर बैठे लोगों से जानकारी लेने की बात हुई, लेकिन जब हमें किसी विषय की गहराई में जाना हो, वहां अगला उपकरण काम आता है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें सिर्फ शब्द नहीं सुने जाते, बल्कि बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ा जाता है। साक्षात्कार मानव मनोविज्ञान को समझने का शक्तिशाली माध्यम है। अगर उत्तर देते समय व्यक्ति झिझकता है, तो शोधकर्ता तुरंत एक नया सवाल पूछ सकता है, जिसे प्रोबिंग कहते हैं। प्रश्नावली में ये संभव नहीं है। अध्ययन सामग्री में इसके भी 2 प्रकार बताए गए हैं, संरचित और असंरचित। हाँ, संरक्षित यानी स्ट्रक्चर्ड साक्षात्कार कठोर नियमों से बंधा होता है। सवाल पहले से तय होते हैं। शोधकर्ता अपनी मर्जी से कोई नया सवाल नहीं जोड़ सकता। और असंरचित यानी अनस्ट्रक्चर्ड साक्षात्कार काफी लचीला होता है, एक मुक्त बातचीत की तरह। क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। सही कहा। अब ये तो वो स्थितियां हुई जहां लोग हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन क्या हो जब हमें ऐसे विषयों का अध्ययन करना हो जो जवाब ही नहीं दे सकते, जैसे नवजात शिशु या जानवर? यहीं पर हमारा तीसरा प्रमुख वर्ग आता है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। इसका सीधा सा अर्थ है बिना हस्तक्षेप किए व्यवहार को देखना। बिल्कुल। और यहाँ उच्च शिक्षा की परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि प्री स्कूल के बच्चों या जानवरों के प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण सर्वोत्तम है? और इसका उत्तर हमेशा अवलोकन ही होता है। क्योंकि आप नवजात शिशु से नहीं पूछ सकते कि वो कैसा महसूस कर रहा है। अवलोकन भी 2 तरह का होता है। सहभागी अवलोकन, जहां शोधकर्ता खुद समूह का हिस्सा बन जाता है, जैसे किसी जनजाति के साथ रहना। और दूसरा असहभागी अवलोकन, जहां दूर से या हिडन कैमरे के जरिए व्यवहार देखा जाता है ताकि विषय को पता ना चले। जी, ये बहुत ही प्राकृतिक तरीका है। अब एक तकनीकी अंतर की ओर बढ़ते हैं जिसमें विद्यार्थी अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। परीक्षण यानी टेस्ट और मापनी यानी स्केल्स के बीच का अंतर। आम जीवन में हम इन्हें कीकी मानते हैं, लेकिन शोध में ये बिल्कुल अलग हैं। परीक्षण का उपयोग मुख्य रूप से संज्ञानात्मक क्षमताओं को मापने के लिए होता है, जैसे बुद्धिमत्ता या ज्ञान। इसमें दिए गए उत्तर या तो सही होते हैं या गलत। जैसे गणित के परीक्षण में 2 और 2 4 ही होंगे। बिल्कुल। और इसके विपरीत मापनी का उपयोग गैर संज्ञानात्मक गुणों को मापने के लिए होता है, जैसे दृष्टिकोण या व्यक्तित्व। इसमें कोई उत्तर गलत नहीं होता। और दृष्टिकोण मापने के लिए जिस पैमाने का सबसे ज्यादा जिक्र होता है वो है लिकर्ट मापनी यानी लाइकर स्केल। ये आम तौर पर एक 5 बिंदु वाली मापनी होती है। सिर्फ एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कथन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण भविष्य में शिक्षकों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। अब लिकर्ट स्केल पर व्यक्ति के पास 5 विकल्प होंगे, पूरी तरह असहमत, असहमत, तटस्थ, सहमत और पूरी तरह सहमत। इस स्केल में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो बीच का बिंदु है, तटस्थ या न्यूट्रल। कई बार लोग अपनी राय नहीं बना पाते। वो तटस्थ विकल्प उस मानवीय दुविधा को दर्ज करने का स्थान देता है। यही कारण है कि यह स्केल मानव दृष्टिकोण को गहराई से पकड़ता है। लेकिन मानव मन बहुत जटिल है।
अगर कोई सच छुपाना चाहे तब रिसर्चर क्या करेगा? यही प्रक्षेपी तकनीकें यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स सामने आती हैं। हमारे चेतन मन के पास एक सुरक्षा कवच होता है, डिफेंस मैकेनिज्म। सीधे सवाल पूछने पर लोग वही जवाब देते हैं जो आदर्श माना जाता है। प्रक्षेपी तकनीकें इस कवच को भेदने के लिए ही हैं। ये कैसे काम करती हैं? जब इंसान को कोई अस्पष्ट चीज दिखाई जाती है तो वो अनजाने में ही अपनी आंतरिक इच्छाओं और डरों को उस चीज पर आरोपित यानी प्रोजेक्ट कर देता है। इसका सबसे प्रसिद्ध टूल रॉरशॉक इंक ब्लॉट टेस्ट है। इसमें स्याही के बेतरतीब धब्बे होते हैं। शोधकर्ता पूछता है कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक धब्बा है, उसका अपना कोई अर्थ नहीं है। किसी को उसमें उड़ती तितली दिख सकती है तो किसी को आक्रामक जानवर। ये छिपे हुए तनाव को उजागर करता है। इसी में एक और टूल है TAT यानी थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। इसमें स्याही की जगह अस्पष्ट रेखा चित्र दिखाए जाते हैं और व्यक्ति को कहानी गढ़ने को कहा जाता है। और कहानी गढ़ते समय वो अनजाने में ही अपने जीवन के संघर्षों को पात्रों में डाल देता है। ये अचेतन मन की था लेने का बेजोड़ उपकरण है। तो हमने परिमाणात्मक डेटा से लेकर अचेतन मन तक समझ लिया। अब हम समूह गतिशीलता या ग्रुप डायनेमिक्स पर आते हैं। कक्षा में सामाजिक संबंधों को मापने के लिए समाजमिति तकनीक यानी सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यहाँ J.L. मोरेनो का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। मोरेनो ने बताया कि हम समूह के सामाजिक रिश्तों को रेखाचित्र के रूप में माप सकते हैं। तुम स्कूल ट्रिप पर किसके साथ बैठना पसंद करोगे? और जब बच्चे गुप्त रूप से नाम देते हैं तो उस डेटा को एक चार्ट पर उकेरा जाता है जिसे सोशियोग्राम कहते हैं। इसमें जो पैटर्न उभरते हैं वे बड़े दिलचस्प हैं। पहला है स्टार यानी तारा, जिसे सबसे ज्यादा बच्चों ने चुना है। यह समूह का सबसे लोकप्रिय सदस्य होता है। दूसरा है आइसोलेट यानी एकाकी, जिसे किसी ने नहीं चुना। शिक्षक के लिए इसे पहचानना सबसे जरूरी है। और तीसरा है म्यूचुअल्स या क्लिक, जहां कुछ बच्चे सिर्फ एक दूसरे को चुनते हैं, बाकी कक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं होता। समाजमिति इस सच्चाई को पारदर्शी बना देती है। बिल्कुल, इन सभी उपकरणों का सही उपयोग करना ही एक शोधकर्ता की असली कुशलता है। चलिए चर्चा के इस पड़ाव पर एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। मैं एक स्थिति रखूंगा और आप टूल बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्थिति: वजन कम करने की मशीन हर बार एक ही तरह से काम करे। यह मापन की निरंतरता है तो यह उपकरण की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी है। स्थिति 2: पूरे देश के 1 लाख पूर्व छात्रों से उनकी नौकरी के बारे में जानना है। विशाल सैंपल है तो स्पष्ट रूप से प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर। स्थिति 3: किंडरगार्टन के बच्चे बिना शिक्षक के कैसे खेलते हैं। प्राकृतिक व्यवहार है तो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। स्थिति 4: नई शिक्षा नीति के प्रति शिक्षकों का रवैया मापना है। दृष्टिकोण मापना है तो 5 बिंदु वाली लिकट मापनी। और अंतिम स्थिति: अनाथालय में जानना है कि कौन बच्चा सबसे ज्यादा घुल मिल गया है और कौन अकेला है। समूह के सामाजिक ताने बाने के लिए J.L. मोरेनो की समाजमिति तकनीक और सोशियोग्राम। बेहतरीन। तो आज हमने गहराई से समझा कि शैक्षिक अनुसंधान की रीढ़ ये शोध उपकरण ही हैं। इन उपकरणों को समझना केवल एक अकेडमिक अभ्यास नहीं है। जब शिक्षा में नीतियां बनती हैं तो वो इन्हीं शोध उपकरणों के डेटा पर आधारित होती हैं। टूल सही है तो समाज की दिशा सही होगी। आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम एक विचार के साथ अंत करना चाहेंगे। आज हमने विश्वसनीयता और सटीकता पर बात की, लेकिन क्या हम सच में मानव मन की जटिलताओं और बदलते विचारों को कुछ पैमानों में पूरी तरह बांध सकते हैं? क्या कोई टूल 100% ऑब्जेक्टिव हो सकता है या हमेशा कोई सांस्कृतिक पूर्वाग्रह छिपा रहेगा? ये एक गहरा सवाल है जो विज्ञान और दर्शन की सीमाओं को चुनौती देता है। हर शोधकर्ता को इस प्रश्न पर विचार जरूर करना चाहिए। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यही विराम देते हैं। हमारे साथ इस वैचारिक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली डीप ड्राइव में। तो इस डीप डाइव में स्वागत है, जहां हम जटिल विषयों की परतों को खोलते हैं और उनके पीछे के असली अर्थ को सामने लाते हैं। आज का विषय उन सभी के लिए एक खजाने की तरह है जो दुनिया को एक वैज्ञानिक नजरिए से देखना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो उच्च शिक्षा और अनुसंधान की दुनिया में बस कदम रख ही रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली के बारे में, मतलब एजुकेशनल रिसर्च मेथोडोलॉजी।
और विशेष रूप से हमारा जो फोकस होगा वो डेटा संग्रह और विश्लेषण पर होगा। हाँ, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो इसका लक्ष्य बहुत सीधा है। ये जो हम भारी भरकम सांख्यिकीय परीक्षण होते हैं ना, जिन्हें हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल आखिर कब और क्यों किया जाता है। सही कहा। और हम ये सब बिना किसी जटिल गणित के करने वाले हैं। हम इसके पीछे के उस उच्च उपज वाले वैचारिक ज्ञान को डिकोड करेंगे जो ना सिर्फ परीक्षाओं के लिए अचूक है बल्कि हमें बेहतर और तार्किक सोचने में मदद करता है। हाँ, और जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जानकारी यूजीसी नेट या हायर एजुकेशन के एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत काम की है तो काम की, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा केवल किताबी परिभाषाएं या किसी परीक्षा को पास करने तक सीमित नहीं है। मतलब जब भी दुनिया में कोई नया दावा किया जाता है, चाहे वो कोई नई शिक्षण विधि हो या कोई नई नीति हो, तो उसके पीछे यही सांख्यिकी काम कर रही होती है। बिल्कुल, उसके पीछे का विज्ञान यही है। हाँ, अगर कोई शोधकर्ता सही सांख्यिकीय उपकरण नहीं चुनता है तो उसकी पूरी रिसर्च और उसके परिणाम अंततः बिल्कुल गलत दिशा में जा सकते हैं। इसलिए आज हम इस पूरी प्रक्रिया को एक कहानी की तरह समझेंगे, एक ऐसे शोधकर्ता की यात्रा के रूप में जो बस सच की तलाश में है। तो चलिए फिर इसी शोधकर्ता की यात्रा से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि एक शोधकर्ता ये जानना चाहता है कि क्या गणित पढ़ाने के लिए कोई नया गेमिफाइड मोबाइल ऐप पारंपरिक ब्लैक बोर्ड और चौक वाले तरीके से बेहतर है या नहीं। अब किसी भी शोध का पहला कदम क्या होगा? जाहिर है डेटा इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ डेटा। बिल्कुल, और यहाँ मुझे दो रास्ते नजर आते हैं, प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा। तो हमारे इस मोबाइल ऐप वाले शोध के लिए ये दोनों तरीके कैसे काम करेंगे, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा? तो देखिए, अगर वो शोधकर्ता खुद स्कूलों में जाता है, बच्चों को वो नया ऐप इस्तेमाल करने को देता है, उनके टेस्ट्स लेता है और फिर उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है, तो ये प्राथमिक डेटा यानी प्राइमरी डेटा होगा। क्योंकि उसने खुद मेहनत की है। हाँ, क्योंकि ये जानकारी दुनिया में पहली बार खास तौर पर इसी वर्तमान अध्ययन के लिए खुद शोधकर्ता द्वारा खोजी और जमा की गई है। ये बिल्कुल ताजा और अनफर्स्ट हैंड अनुभव है। समझ गया। इसका मतलब है कि शोधकर्ता ने खुद जमीनी स्तर पर काम किया। लेकिन क्या होगा अगर वो इतना समय या पैसा खर्च नहीं करना चाहता? तब वो द्वितीयक डेटा या सेकेंडरी डेटा का सहारा ले सकता है। इसका मतलब है वो जानकारी जो पहले से ही मौजूद है और किसी और ने किसी और काम के लिए जमा की थी। अच्छा, मतलब किसी और की मेहनत का इस्तेमाल करना। एक तरह से हाँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पिछले साल किसी और संस्था ने उस ऐप को लेकर एक सर्वे किया था, या सरकार के पास स्कूलों में गणित के अंकों के पुराने रिकॉर्ड मौजूद हैं। शोधकर्ता बस उन पुरानी मार्कशीट या सरकारी रिपोर्ट को उठाता है और उनका विश्लेषण शुरू कर देता है। ये सेकेंडरी डेटा है। मेहनत कम है, लेकिन ये डेटा पूरी तरह से आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं बना होता ना? बिल्कुल सही पकड़े। मेहनत कम लगती है, लेकिन आपको उसी डेटा से काम चलाना पड़ता है जो उपलब्ध है। बहुत स्पष्ट उदाहरण है। तो अब मान लेते हैं कि हमारे शोधकर्ता ने प्राथमिक डेटा इकट्ठा कर लिया है। उसके पास सैकड़ों बच्चों के टेस्ट स्कोर का एक पहाड़ खड़ा है। कुछ बच्चों के 90 अंक आए हैं, कुछ के 40, कुछ के 70। अब वह इस कच्चे डेटा का क्या करें? सिर्फ नंबर देखने से तो कुछ समझ नहीं आएगा। और यहीं से सांख्यिकी की जादुई दुनिया शुरू होती है। इस कच्चे डेटा यानी रॉ नंबर्स को समझने की दो मुख्य शाखाएं हैं। पहली है वर्णनात्मक सांख्यिकी और दूसरी है अनुमानित सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी, इसका तो नाम ही बता रहा है कि ये कुछ वर्णन कर रहा है। तो क्या इसका काम सिर्फ ये बताना है कि उन खास 100 बच्चों ने टेस्ट में कैसा प्रदर्शन किया? बिल्कुल सही। वर्णनात्मक सांख्यिकी या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम केवल उस वर्तमान नमूने का वर्णन करना, उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना और व्यवस्थित करना है। वर्तमान नमूने से आपका मतलब उसी सैंपल से है ना जो हमने जमा किया है? हाँ, वही सैंपल। ये आपको बता देगा कि कक्षा का औसत स्कोर क्या था, सबसे ज्यादा अंक कितने थे, या डेटा का ग्राफ कैसा दिखता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। अच्छा, वो सीमा क्या है? ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मतलब वर्णनात्मक सांख्यिकी आपको ये नहीं बता सकती कि अगर ये ऐप पूरे देश के बच्चों को दिया जाए तो क्या होगा। ये सिर्फ उन 100 बच्चों तक सीमित है। तो ये सिर्फ जो सामने है उसी की बात करता है। हाँ, और यहीं पर दूसरी शाखा यानी अनुमानित सांख्यिकी या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स काम आती है। इसे आप शोधकर्ता की एक क्रिस्टल बॉल या जादुई आईने की तरह समझ सकते हैं। क्रिस्टल बॉल मतलब ये भविष्य देख सकती है? वैज्ञानिक तरीके से हाँ, बिल्कुल।
अनुमानित सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि वो उस छोटे से नमूने के डेटा का इस्तेमाल करके पूरी आबादी के बारे में निष्कर्ष निकालें। आबादी मतलब पूरी पॉपुलेशन जिसके लिए वो रिसर्च हो रही है। हाँ, ये हमें बताती है कि क्या हम उन 100 बच्चों के नतीजों को पूरे देश के लाखों बच्चों पर लागू कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये तो बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अनुमानित सांख्यिकी तक पहुंचने से पहले हमें उस डेटा का वर्णन तो करना ही होगा। तो अगर हम वर्णनात्मक सांख्यिकी की गहराई में जाएं, तो मैंने देखा है कि लोग अक्सर केंद्र और फैलाव की बात करते हैं, सेंटर और स्प्रेड। हाँ, ये इसके 2 अहम हिस्से हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के लिए मीन और मीडियन का खूब इस्तेमाल होता है। लेकिन मुझे हमेशा ये उलझन रही है कि जब हमारे पास मीन यानी सीधा सा गणितीय औसत है, तो हमें मीडियन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मीन या माध्य वास्तव में सभी अंकों का औसत है। आप सबको जोड़ते हैं और कुल संख्या से भाग दे देते हैं। लेकिन मीन की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। कमजोरी? वो क्या? यह चरम अंकों से, जिन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं, बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। चरम अंक? क्या हम इसे अपने मोबाइल ऐप वाले उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए कक्षा में 10 बच्चे हैं। 9 बच्चों का गणित का स्कोर 40 से 50 के बीच है, लेकिन एक बच्चा गणित का जीनियस है, बिल्कुल रामानुजन की तरह, और उसका स्कोर 100 में से 100 है। अच्छा। अब जब आप मीन यानी औसत निकालेंगे, तो वो अकेला 100 का स्कोर पूरे औसत को खींचकर बहुत ऊपर ले जाएगा। मीन देखकर लगेगा कि पूरी कक्षा बहुत होशियार है, जबकि असलियत में सिर्फ एक बच्चा असाधारण था। मीन ने हमें गुमराह कर दिया। तो मीन पूरी तस्वीर नहीं दिखाता अगर डेटा में कोई बहुत बड़ा या बहुत छोटा नंबर आ जाए। बिल्कुल। और यहीं पर मीडियन यानी माध्य का सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है। मीडियन कुछ नहीं है, बस आपके डेटा को छोटे से बड़े क्रम में लगाने के बाद जो बिल्कुल बीचों बीच का अंक होता है, वही मीडियन है। तो इसमें वो 100 नंबर वाले बच्चे का क्या होगा? यही तो खूबी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडियन चरम अंकों या आउटलायर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। उस कक्षा में चाहे कोई बच्चा 100 लाए या 0, जो बीच वाले बच्चे का अंक होगा, मीडियन वही रहेगा। कमाल है। इसलिए जब डेटा में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो, तो मीडियन हमेशा मीन से बेहतर और सच्ची तस्वीर दिखाता है। और हाँ, मोड या बहुलक तो बस वो अंक है जो डेटा में सबसे अधिक बार दोहराया गया है। तो ये तो बात हो गई केंद्र की, कि ज्यादातर बच्चे कहाँ खड़े हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि बच्चों के अंकों में कितना अंतर है? कोई 10 पर है, कोई 90 पर है। ये फैलाव या वेरिएबिलिटी कैसे नापते हैं? फैलाव या द स्प्रेड नापने का सबसे आसान तरीका है रेंज। सबसे बड़े स्कोर में से सबसे छोटे स्कोर को घटा दीजिए। लेकिन ये बहुत सतही जानकारी है। तो गहराई में जाने के लिए क्या करते हैं? गहराई में जाने के लिए जो सबसे विश्वसनीय और वैज्ञानिक माप है, वो है मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे शॉर्ट में SD भी कहते हैं। ये हमें बताता है कि औसतन हर एक बच्चे का अंक मीन से कितना दूर या कितना विचलित है। मतलब औसत से कितना अलग है? हाँ, अगर मानक विचलन ज्यादा है तो मतलब बच्चों के अंकों में बहुत बिखराव है। अगर कम है तो मतलब ज्यादातर बच्चों के अंक औसत के आसपास ही हैं। ये स्पष्टता वाकई कमाल की है। अब शोधकर्ता के सफर में आगे बढ़ते हैं। उसने मीन, मीडियन और मानक विचलन निकाल लिया। अब वो देखता है कि जिन बच्चों ने ऐप पर ज्यादा समय बिताया, उनके टेस्ट स्कोर भी बेहतर है। यहाँ एक बहुत ही मशहूर शब्द आता है, सहसंबंध या कोरिलेशन। हाँ, कोरिलेशन। लेकिन मैंने सुना है कि सहसंबंध को लेकर लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जी हाँ, और वो गलती है ये मान लेना कि सहसंबंध का मतलब कारण और प्रभाव है, कॉज एंड इफेक्ट। ये शोध का एक बहुत ही सुनहरा और कड़ा नियम है कि सहसंबंध केवल ये मापता है कि 2 चर या वेरिएबल्स एक साथ कैसे बदल रहे हैं। ये कतई साबित नहीं करता कि एक के कारण ही दूसरा हो रहा है। तो मतलब अगर ऐप के इस्तेमाल और गणित के स्कोर में संबंध है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐप ने ही बच्चों को होशियार बनाया। बिल्कुल नहीं। हो सकता है जो बच्चे पहले से ही गणित में तेज थे, उन्हें ही उस ऐप पर गेम खेलना ज्यादा मजेदार लगा हो। यहाँ संबंध तो है, लेकिन कारण क्या है ये पक्का नहीं है। तो इसमें किस तरह के संबंध होते हैं? सहसंबंध मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है सकारात्मक सहसंबंध या पॉजिटिव कोरिलेशन, जहां दोनों चीजें एक ही दिशा में चलती हैं। इसका मूल्य +1.00 के करीब जाता है। जैसे पढ़ाई के घंटे बढ़ने के साथ साथ
परीक्षा के अंक भी बढ़ते हैं। और अगर दोनों उल्टी दिशा में जाएं तो, जैसे एक बढ़े और दूसरा घटे? उसे नकारात्मक सहसंबंध कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मूल्य -1.00 के करीब होता है। इसका बहुत ही सटीक उदाहरण है स्क्रीन टाइम और एकाग्रता, या स्क्रीन टाइम और पढ़ने के अंक। हाँ, ये तो आज के समय में बहुत देखने को मिलता है। बिल्कुल, जैसे जैसे मोबाइल का स्क्रीन टाइम बढ़ता है, पढ़ने के अंक आमतौर पर नीचे आते हैं। एक ऊपर जाता है, दूसरा नीचे आता है। और इसका तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा है शून्य सहसंबंध, यानी जीरो कोरिलेशन, जहां मान शून्य होता है। इसका मतलब है कि दोनों चीजों में कोई संबंध ही नहीं है, जैसे किसी व्यक्ति के जूते का आकार और उसकी बुद्धि का स्तर, IQ। बड़े जूते पहनने से कोई होशियार नहीं हो जाता। बिल्कुल सही, कोई संबंध नहीं है। तो अब तक हमने डेटा को समझ लिया और संबंध भी देख लिए। अब समय है उस क्रिस्टल बॉल का, यानी अनुमानित सांख्यिकी का। हमारा शोधकर्ता अब दुनिया के सामने ये साबित करना चाहता है कि उसका ऐप वाकई काम करता है। वो परिकल्पना परीक्षण या हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे शुरू करेगा? विज्ञान का तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। जब आप कुछ साबित करना चाहते हैं तो आप ये मानकर शुरुआत नहीं करते कि आपका दावा सही है, बल्कि आप एक नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना बनाते हैं, जिसे H0 कहते हैं। नल हाइपोथेसिस? हाँ, ये नल हाइपोथेसिस मानकर चलती है कि आपके प्रयोग में कोई अंतर या कोई प्रभाव नहीं है। रुकिए, ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर मैंने सालों की मेहनत से एक नया मोबाइल ऐप बनाया है, तो मैं अपनी ही रिसर्च ये मानकर क्यों शुरू करूंगा कि इस ऐप का बच्चों के अंकों पर 0 असर होता है? ये तो बहुत निराशाजनक है। ये सुनने में निराशाजनक लग सकता है, लेकिन विज्ञान में इसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। विज्ञान हमेशा संदेह से शुरू होता है। अच्छा। नल हाइपोथेसिस कहती है कि ऐप वाले बच्चों और बिना ऐप वाले बच्चों के अंकों में कोई फर्क नहीं है, और अगर कोई छोटा मोटा फर्क दिख भी रहा है तो वो महज एक इत्तेफाक या किस्मत की बात है। तो फिर शोधकर्ता को क्या करना होता है? अब एक शोधकर्ता के तौर पर आपका काम है ठोस डेटा के जरिए इस नल हाइपोथेसिस को गलत साबित करना, उसे रिजेक्ट करना। अगर आप इसे गलत साबित कर देते हैं, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरा ऐप वाकई काम करता है। हाँ, तो हमें शक को गलत साबित करना है। और ये कैसे तय होगा कि नतीजा इत्तेफाक है या हकीकत? इसके लिए हम सार्थकता के स्तर या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का उपयोग करते हैं, जिसे अल्फा भी कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये इस बात की संभावना है कि आपका जो भी शानदार नतीजा आया है वो सिर्फ एक भाग्यशाली दुर्घटना था, लकी एक्सीडेंट। तो हम इस दुर्घटना की संभावना को कैसे नापते हैं? शैक्षिक अनुसंधान में आमतौर पर 2 स्तरों का इस्तेमाल होता है। एक है 0.05 स्तर, जिसका मतलब है कि हम 95% आश्वस्त हैं कि हमारा ऐप काम कर रहा है, और इत्तेफाक होने की गुंजाइश सिर्फ 5% है। और दूसरा स्तर? दूसरा है 0.01 स्तर, जहां हम 99% आश्वस्त होते हैं और गलती की गुंजाइश सिर्फ 1% होती है। लेकिन गलतियां तो फिर भी हो सकती है ना? कोई भी शोध 100% परफेक्ट तो नहीं होता। शोध में किस तरह की गलतियां सबसे ज्यादा परेशान करती हैं? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जब हम परिकल्पना परीक्षण करते हैं तो 2 बहुत ही खतरनाक त्रुटियां या एरर्स हो सकती हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। इसे समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर हम एक मेडिकल उपमा का इस्तेमाल करें तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए वो उपमा सुनते हैं। टाइप 1 एरर, जिसे अल्फा एरर भी कहते हैं, तब होता है जब एक शोधकर्ता एक सच्ची नल हाइपोथेसिस को गुस्से में या गलती से अस्वीकार कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। इसका कीवर्ड है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव? हाँ, अब उपमा सुनिए। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है। वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर सारे टेस्ट गलत तरीके से पढ़कर उसे बता देता है कि आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। बाप रे, एक स्वस्थ इंसान को बीमार बता दिया। ये तो एक बहुत ही बड़ा फॉल्स पॉजिटिव है। अगर हम इसे अपने ऐप वाले उदाहरण से जोड़ें तो इसका मतलब है कि हमारा वो नया ऐप वास्तव में बिल्कुल बकवास है। मतलब नल हाइपोथेसिस सच है, लेकिन शोधकर्ता ने उछल कर दुनिया को बता दिया कि मैंने एक चमत्कारी ऐप खोज लिया है। बिल्कुल। इसका नुकसान तो बहुत बड़ा होगा ना? बहुत बड़ा। सोचिए, सरकार उस झूठे दावे पे करोड़ों रुपए खर्च करके वो ऐप सारे स्कूलों में खरीद ले और बाद में पता चले कि उसे कोई फायदा ही नहीं हुआ।
टाइप 1 एरर संसाधनों की बहुत बड़ी बर्बादी करवाता है। और फिर टाइप 2 एरर क्या है? टाइप 2 एरर या बीटा एरर तब होता है जब आप एक झूठी नल हाइपोथेसिस को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका कीवर्ड है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव। तो उसी मेडिकल उपमा पर वापस चलें तो इस बार एक व्यक्ति सच में बहुत गंभीर रूप से बीमार है। वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे देखकर कहता है, अरे तुम तो एकदम फिट हो, जाओ घर जाकर आराम करो। बीमार व्यक्ति को स्वस्थ बता देना फॉल्स नेगेटिव है। ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। शोध के नजरिए से देखें तो इसका मतलब है कि मोबाइल ऐप सच में बच्चों की बहुत मदद कर रहा था, उसमें क्रांति लाने की क्षमता थी, लेकिन शोधकर्ता का डेटा या परीक्षण इतना कमजोर था कि वो उस प्रभाव को देख ही नहीं पाया। उसने मान लिया कि ऐप किसी काम का नहीं है। एक शानदार खोज कचरे के डिब्बे में चले गई। एकदम सही समझे। एक में आप झूठ को सच मान लेते हैं, ये है टाइप 1, और दूसरे में आप सच को अनदेखा कर देते हैं, ये है टाइप 2। और इन्हीं भयानक गलतियों से बचने के लिए एक शोधकर्ता को सही सांख्यिकी परीक्षण चुनना होता है। यह चुनाव मुख्य रूप से 2 बातों पर निर्भर करता है। आपकी परिकल्पना की दिशा क्या है और आपके डेटा की प्रकृति कैसी है। दिशा से आपका क्या मतलब है? अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरा ऐप पारंपरिक तरीके से अलग है, चाहे अच्छा हो या बुरा, तो आप टू टेल्ड परीक्षण करेंगे, क्योंकि आप दोनों दिशाओं में देख रहे हैं। और अगर मैं श्योर हूं कि ये अच्छा ही है, तो अगर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि मेरा ऐप पारंपरिक तरीके से बेहतर ही है, तो ये एक दिशा है और आप वन टेल्ड परीक्षण करेंगे। और डेटा की प्रकृति के आधार पर जो 2 प्रकार होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण, वो क्या हैं? पैरामेट्रिक परीक्षण सांख्यिकी के हेवीवेट चैंपियन होते हैं। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इनकी कुछ शर्तें हैं। आपका सैंपल बड़ा होना चाहिए, डेटा संख्यात्मक होना चाहिए जैसे कि टेस्ट स्कोर, और सबसे जरूरी बात, डेटा को एक सामान्य वितरण या बेल कर्व का पालन करना चाहिए। बेल कर्व मतलब वही घंटी के आकार का ग्राफ जहां ज्यादातर लोग बीच में या औसत पर होते हैं और बहुत कम लोग एकदम कम या एकदम ज्यादा अंक लाते हैं। बिल्कुल वही। अगर डेटा इस घंटी के आकार का है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं जैसे टी टेस्ट या अनोवा। लेकिन अगर डेटा बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, सैंपल साइज बहुत छोटा है, या डेटा अंकों में नहीं बल्कि हाँ ना या पास फेल जैसी श्रेणियों में है, तो हम नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि काई स्क्वायर? हाँ, ये कमजोर होते हैं, लेकिन तब काम आते हैं जब पैरामेट्रिक की शर्तें पूरी ना हो। तो अब हम उस मुकाम पर आ गए जहां हमें परीक्षण चुनना है। हाँ। मैं हमेशा इन टेस्ट के नामों में उलझ जाता हूँ। सही परीक्षण कैसे चुना जाता है? इसे आसान बनाने के लिए हम द बिग 3 यानी 3 सबसे मुख्य परीक्षणों की बात करेंगे। पहला है टी टेस्ट। इसका नियम बहुत ही कड़ा और स्पष्ट है। इसका उपयोग तब किया जाएगा जब हमें बिल्कुल 2 समूहों के औसत की तुलना करनी हो। 2 समूह? हाँ, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। जैसे हमारे शोधकर्ता को सिर्फ ऐप इस्तेमाल करने वाले लड़के और ऐप इस्तेमाल करने वाली लड़कियों के अंकों की तुलना करनी है। बस 2 समूह तो टी टेस्ट। समझ गया। 2 समूह मतलब टी टेस्ट। लेकिन क्या हो अगर हमारे शोधकर्ता ने अपनी रिसर्च को बढ़ा दिया? अब वो 3 समूह की तुलना कर रहा है। पहला समूह जो ऐप से पढ़ता है, दूसरा जो किताब से पढ़ता है, और तीसरा जो ऑनलाइन वीडियो से पढ़ता है। अब क्या करें? क्या हम बस 3 अलग-अलग टी टेस्ट नहीं कर सकते? जैसे ऐप बनाम किताब, किताब बनाम वीडियो और ऐप बनाम वीडियो। ये एक ऐसी गलती है जो कई नए शोधकर्ता करते हैं। अगर आप एक ही डेटा पर बार-बार टी टेस्ट करेंगे तो हर टेस्ट के साथ गलती होने की संभावना जुड़ती जाएगी। इसे एरर इन्फ्लेशन कहते हैं, और इससे आपकी वो टाइप 1 एरर यानी फॉल्स पॉजिटिव होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मतलब हम दुनिया को एक झूठा नतीजा दे सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है फिर? समाधान है बिग 3 का दूसरा सदस्य एनोवा, जिसे एफ टेस्ट भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जब भी आपके पास 3 या अधिक समूह हों और आप उनके औसत की एक साथ तुलना करना चाहते हो, तो आप बिना झिझक एनोवा का इस्तेमाल करेंगे। ये एक ही बार में पूरे डेटा का विश्लेषण कर देता है और एरर इन्फ्लेशन को रोक देता है। बहुत ही शानदार। 2 समूह के लिए टी टेस्ट, 3 या उससे ज्यादा के लिए एनोवा। और तीसरा परीक्षण कौन सा है? तीसरा है काई स्क्वायर टेस्ट। जैसा कि हमने पहले देखा, ये एक नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण है। ये औसत या मीन की तुलना करता ही नहीं है। इसका काम है श्रेणीबद्ध या कैटेगोरिकल डेटा की तुलना करना। क्या आप इसका कोई जमीनी उदाहरण दे सकती हैं?
मान लीजिए शोधकर्ता के पास बच्चों के गणित के अंक नहीं है। उसके पास सिर्फ ये डेटा है कि कितने बच्चे गणित के टेस्ट में पास हुए और कितने फेल हुए। तो यहाँ कोई औसत नहीं निकलेगा। बिल्कुल, यहाँ कोई औसत नहीं है, सिर्फ गिनती है। काई स्क्वायर परीक्षण ये देखता है कि हमने जो असल में देखा, मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, और जो हम उम्मीद कर रहे थे, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उनके बीच कितना बड़ा अंतर है। कुछ और उदाहरण? जैसे अगर चुनाव के समय हम देखें कि कितने ग्रामीण लोगों ने पार्टी ए को वोट दिया और कितने शहरी लोगों ने। यहाँ कोई स्कोर नहीं है, सिर्फ कैटेगरी और गिनती है। ऐसे में काई स्क्वायर ही काम आता है। द बिग थ्री का ये पूरा कॉन्सेप्ट अब एकदम शीशे की तरह साफ हो गया है। लेकिन वास्तविक दुनिया में रिसर्च इतनी सीधी तो होती नहीं है। कभी कभी डेटा इतना विशाल और जटिल हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करें। जब बहुत सारे चर या वेरिएबल्स एक साथ आ जाएं, तब शोधकर्ता क्या करते हैं? जब डेटा का पहाड़ बहुत भारी हो जाए तो हम उन्नत सांख्यिकी या एडवांस स्टैटिस्टिक्स के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे पहला है फैक्टर एनालिसिस। इसे आप सांख्यिकी का अल्टीमेट डेटा रिडक्शन टूल या डेटा समेटने वाला उपकरण कह सकते हैं। डेटा समेटना कैसे? मान लीजिए हमारे उस मोबाइल ऐप ने बच्चों के बारे में 100 अलग-अलग डेटा पॉइंट्स जमा कर लिए। बच्चा कितनी देर स्क्रीन देखता है, किस रंग के बटन पे ज्यादा क्लिक करता है, सवाल हल करने में कितने सेकंड लेता है, कितनी बार बैक का बटन दबाता है, वगैरह वगैरह। 100 वेरिएबल्स को एक साथ समझना इंसान के दिमाग के लिए नामुमकिन है। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो फैक्टर एनालिसिस क्या करता है, वो इस पूरे डेटा को मथता है और अंदर छिपे हुए पैटर्न खोज निकालता है। वो उन 100 पॉइंट्स को सिकोड़ कर केवल 3 या 4 मुख्य कारकों या फैक्टर्स में बदल देता है। अच्छा। जैसे वो बता देगा कि ये सारे 100 पॉइंट्स असल में सिर्फ 3 चीजों की ओर इशारा कर रहे हैं: बच्चे की एकाग्रता, उसकी सीखने की गति और उसकी समस्या सुलझाने की क्षमता। ये तो सच में जादू जैसा है। 100 उलझी हुई चीजों को 3 साफ सुथरे पैकेट में बांट दिया। बिल्कुल। और ऐतिहासिक रूप से मनोविज्ञान और शिक्षा में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है। जैसे चार्ल्स स्पीयरमैन ने फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करके ही बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, 2 फैक्टर थ्योरी। हाँ, और रेमंड कटेल ने हजारों सवालों को समेटकर 16 मुख्य व्यक्तित्व कारक निकाले थे, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स। ये तो हो गया डेटा को समेटना। लेकिन अगर मुझे ये भविष्यवाणी करनी हो कि कोई बच्चा अंतिम परीक्षा में कैसा प्रदर्शन करेगा, और मेरे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी जानकारी हो, जैसे उसने ऐप पर कितना समय बिताया, उसका IQ कितना है और वो रात में कितने घंटे सोता है, इन सब का मिलाजुला असर कैसे नापेंगे? इसके लिए हम मल्टीपल कोरिलेशन का उपयोग करते हैं, जिसे कैपिटल R से लिखा जाता है। ये संयुक्त भविष्य कहने वाला शक्ति या कंबाइंड प्रिडिक्टिव पावर को मापता है। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक केक पकाना। केक? सांख्यिकी में? मुझे भूख लगाई है, लेकिन समझाइए। सोचिए, जब आप एक बढ़िया केक खाते हैं तो क्या आपको सिर्फ चीनी का स्वाद आता है या सिर्फ आटे का? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ मिला होता है। आपको चीनी, वेनिला, कोको पाउडर, मक्खन, इन सभी सामग्रियों का एक साथ संयुक्त रूप से मिला जुला स्वाद आता है। मल्टीपल कोरिलेशन बिल्कुल यही करता है। तो ये उन सारे चरों को मिला देता है? हाँ, ये अलग अलग चरों जैसे ऐप का समय, IQ और नींद को एक साथ मिलाता है और देखता है कि इनका संयुक्त प्रभाव बच्चे के अंतिम स्कोर पर क्या पड़ रहा है। और एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं, चूंकि ये संयुक्त शक्ति मापता है, मल्टीपल कोरिलेशन का मान हमेशा 0 से 1 के बीच ही होता है। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव कभी नहीं होता। केक वाली उपमा से तो ये दिमाग में छप गया। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हमें पूरे केक का स्वाद नहीं चाहिए। मान लीजिए मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस केक में वेनिला का असली स्वाद कैसा है, और मैं चाहता हूं कि चीनी या मक्खन उस स्वाद में कोई दखल ना दें। रिसर्च में ऐसा कैसे करेंगे? और यहीं पर आता है उन्नत सांख्यिकी का सबसे चतुर और मेरा पसंदीदा टूल, पार्शियल कोरिलेशन, जिसे R12.3 से दर्शाया जाता है। इसका लक्ष्य है 2 चरों के बीच का शुद्ध सत्य खोजना, किसी तीसरे कंफाउंडिंग यानी हस्तक्षेप करने वाले या दखल देने वाले चर को रास्ते से हटाकर। हस्तक्षेप करने वाला चर, इसका कोई उदाहरण देकर समझाइए। चलिए एक बहुत ही क्लासिक और मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक शोधकर्ता डेटा जमा करता है और पाता है कि शहर के बच्चों के जूते के आकार और उनकी गणित के सवालों को हल करने की क्षमता के बीच एक बहुत मजबूत सकारात्मक सहसंबंध है।
मतलब जिसके जूते जितने बड़े उसकी गणित उतनी ही अच्छी। क्या इसका मतलब मैं बड़े जूते पहन लूं तो मेरी गणित अच्छी हो जाएगी? ये तो बेतुका है। जूते और गणित का क्या लेना देना? बिल्कुल बेतुका है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि यहाँ एक छिपा हुआ चर है जो पीछे से खेल खेल रहा है। वो चर है बच्चे की उम्र। उम्र कैसे? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उम्र बढ़ती है, उसके पैर भी बड़े होते हैं और जूते का आकार बढ़ता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी मानसिक क्षमता और गणित का ज्ञान भी बढ़ता है। तो असल में उम्र वो दखल देने वाला चर है जो जूते और गणित दोनों को एक साथ बढ़ा रहा है और हमें एक भ्रम दिखा रहा है। तो हम इस उम्र वाले भ्रम को तोड़ेंगे कैसे? पार्शियल कोरिलेशन की मदद से। आप इसे एक ऑडियो मिक्सिंग स्टूडियो की तरह सोचिए। एक गाने में ड्रम इतनी जोर से बज रहे हैं कि आपको गायक की असली आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। आप साउंड इंजीनियर से कहते हैं कि ड्रम को म्यूट कर दो। पार्शियल कोरिलेशन गणितीय रूप से उस तीसरे चर यानी उम्र को म्यूट कर देता है या स्थिर कर देता है। तो उम्र का असर खत्म हो जाता है। हाँ, जैसे ही उम्र का प्रभाव बाहर निकाला जाता है यानी पार्शियल आउट किया जाता है, आप देखेंगे कि जूते के आकार और गणित की क्षमता के बीच का संबंध धड़ाम से गिरकर बिल्कुल शून्य हो जाता है। आप शुद्ध सत्य तक पहुंच गए। ये तो सच में दिमाग के जाले साफ करने वाला पल है। मल्टीपल कोरिलेशन में हम भविष्यवाणी मजबूत करने के लिए चीजों को मिलाते हैं, जैसे केक पकाना, और पार्शियल कोरिलेशन में हम सच्चाई देखने के लिए दखल देने वाली चीजों को हटा देते हैं, जैसे ड्रम म्यूट करना। सांख्यिकी कितनी तार्किक और खूबसूरत हो सकती है। बिल्कुल, सांख्यिकी केवल उबाऊ संख्याओं का खेल नहीं है। यह शोर के बीच से सच्चाई को छानकर निकालने की एक कला है। तो अगर हम आज की इस पूरी ज्ञान यात्रा को समेटें, हमने एक शोधकर्ता के साथ प्राथमिक और द्वितीयक डेटा जमा करने से शुरुआत की। हमने समझा कि मीन की कमियों को मीडियन कैसे दूर करता है और मानक विचलन फैलाव का सबसे पक्का माप क्यों है। हाँ, और हमने सहसंबंध को भी देखा। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे सहसंबंध का मतलब कारण नहीं होता। हमने नल हाइपोथेसिस के जरिए परिकल्पना परीक्षण किया और जाना कि स्वस्थ को बीमार बता देना यानी टाइप 1 एरर कितना खतरनाक हो सकता है। उसके बाद हमने द बिग 3 टी टेस्ट, एनोवा और काई स्क्वायर के नियम समझे कि कब किसे चुनना है। और अंत में फैक्टर एनालिसिस, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन के साथ डेटा के पहाड़ों को जीतना सीखा। ये एक बहुत ही सटीक सारांश है। जब कोई भी व्यक्ति इन अवधारणाओं के क्यों और कैसे को समझ लेता है तो वो केवल डेटा को पढ़ता नहीं है बल्कि डेटा उससे बात करने लगता है। और आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। हमने देखा कि कैसे सांख्यिकी पार्शियल कोरिलेशन का उपयोग करके उम्र जैसे दखल देने वाले चरों को गणितीय रूप से म्यूट कर सकती है ताकि हम शुद्ध सत्य देख सकें। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने दैनिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में या जब हम समाज के बारे में कोई राय बनाते हैं तो ऐसे कौन से छिपे हुए चर हो सकते हैं जो अनजाने में ही हमारी धारणाओं को विकृत कर रहे हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। और क्या हमारे पास उन पूर्वाग्रहों को म्यूट करने का कोई तरीका है ताकि हम सचमुच साफ साफ देख सकें? ये सवाल वाकई में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सही टेस्ट लगा रहे हैं या किसी कंफाउंडिंग चर के भ्रम में जी रहे हैं? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। इस बौद्धिक सफर में हमारे साथ चलने के लिए जो लोग सुन रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे एक नए विषय और उसकी नई गहराइयों के साथ।